Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon. स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नोट कराया था माइक्रोस्टेट के लिए, 1 पार्ट कंप्लीट हो गया था, टोटल 3 पार्ट थे। Good afternoon. गुड आफ्टरनून। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए और फर्मी ड्रग के लिए हमको डिस्कस करना है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया था। 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स को 2 सिंगल पार्टिकल स्टेट्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये नोटेशंस आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के थ्रू, अनदर कोई न्यू नोटेशन है वो आपको लास्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में हिंट हो गया है। मैक्रो स्टेट को एनर्जी की डिफरेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट कॉलम था प्रोबेबिलिटी के लिए। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए आइडेंटिकल बोजॉन्स आपको कंसीडर करना है और आइडेंटिकल बोजॉन्स को आप सेम नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 पार्टिकल्स हैं और 2 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दीज 2 स्टेट्स में GI वैल्यू 2 है। बोथ पार्टिकल को सेम नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। बोथ पार्टिकल जीरो एनर्जी की स्टेट में फिल कर सकता है। एप्सिलॉन अनऑक्युपाइड होगा। जब बोथ पार्टिकल जीरो एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सिस्टम का एनर्जी जीरो बनेगा। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी फॉर दिस एनर्जी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, 1 पार्टिकल जीरो में फिल कर सकते हैं, 1 पार्टिकल एप्सिलॉन में, सिस्टम का एनर्जी एप्सिलॉन बनेगा। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। बोथ पार्टिकल आप एप्सिलॉन में फिल करेंगे, जीरो एनर्जी वाली स्टेट अनऑक्युपाइड होगी, सिस्टम के लिए एनर्जी 2 एप्सिलॉन बनेगा। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। अब दीज पार्ट से अगर आप इसको MB से एनालॉजी करें, MB से कंपेयर करें, तो MB में 2 डिफरेंट नोटेशन से पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो 4 स्टेट्स आ रही थी 2 पार्टिकल्स को 2 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करके। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो टोटल माइक्रो स्टेट्स 3 आ रही हैं। तो जब आप पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर रहे थे, अगर ये पार्ट को आप कंपेयर करें, जब 2 डिफरेंट नोटेशन से रिप्रेजेंट किया था तो इस एप्सिलॉन एनर्जी पे 2 पॉसिबिलिटीज थी। बट जब आप इसको सेम नोटेशन से रिप्रेजेंट कर देंगे तो दीज 2 पॉसिबिलिटीज को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दीज 2 पॉसिबिलिटीज आपको 1 टाइम काउंट करना है और 1 टाइम काउंट करेंगे तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश केस के रेस्पेक्ट में 1 माइक्रोस्टेट डिक्रीज हो गया। टोटल माइक्रोस्टेट अगर ये कॉलम को आप ऐड करेंगे, ये नंबर को आप ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। और अगर आप एक्सप्रेशन पे जाएं तो NI वैल्यू 2 है और GI वैल्यू 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आप एक्सप्रेशन यूज करके फाइंड कर सकते हैं। और MB स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको NI प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई NI फैक्टोरियल GI माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपको एक्सप्रेशन बताया था। तो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, NI वैल्यू 2 है, GI वैल्यू 2, NI प्लस GI 4 हो गया, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को आप नोट कर सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है और GI माइनस 1 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल बनेगा। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, 2 फैक्टोरियल एडजस्ट हो गया, दिस नंबर इज 3, जो आपको यहाँ पे ऐड होके ये माइक्रोस्टेट आपको 3 मिल जाएंगे। लास्ट कॉलम कंप्लीट करेंगे तो ईच मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/3 आई। टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट एनर्जी की 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं तो 3 मैक्रोस्टेट होंगे। माइक्रोस्टेट 3, मैक्रोस्टेट 3, करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आपको यहाँ पे ओमेगा आई वाले कॉलम में कंफर्म हो गया, प्रोबेबिलिटी आपको लास्ट कॉलम में कंफर्म हो गया। तो जो पार्ट पूछे हैं इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स के लिए वो आपको यहाँ पे बोस आइंस्टीन के लिए डिस्कस करें। अब इसी में अगर आप फर्मी ड्रग स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेंगे तो फर्मी ड्रग स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको आइडेंटिकल फर्मियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है और आइडेंटिकल फर्मियन के लिए स्पिन मेंशन नहीं है तो यहाँ पे स्पिन को रेफरेंस नहीं लेंगे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, तो मैक्सिमम 1 पार्टिकल इन ईच स्टेट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 1 पार्टिकल इन ईच स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 0 एप्सिलॉन EI ओमेगा I एंड PI, तो 2 डिफरेंट स्टेट्स में पार्टिकल को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे नहीं रहेगी। तो ये AA 1 पार्टिकल 0 में, 1 पार्टिकल एप्सिलॉन में, सिस्टम का एनर्जी एप्सिलॉन, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी इज 1। और दीज को टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो आपको ऑल पार्ट में फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट, देयर इज ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आप एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं, जो आपको ये एक्सप्रेशन हिंट किया है GIC NI, तो यहाँ पे GI वैल्यू 2 है, NI वैल्यू 2 है, तो 2C2 1 बनेगा, जो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब ये रेशियो लेंगे ओमेगा I बाई ओमेगा, तो ये 1 है। ऑल पार्ट आपको यहाँ पे बोस आइंस्टीन और फर्मी ड्रग के लिए डिस्कस हो गए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया। सर आपने ये कहा था कि फर्स्ट वाले में सर हैं तो दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल्स ना सर, लेकिन उसमें हमने अलग अलग क्यों फिल किए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में सर? अलग अलग सर जैसे उसमें हमने A को अलग माना, B को अलग माना, स्टेटमेंट तो आइडेंटिकल की दी हुई थी। अपने जॉइन लेट किया था या क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट किया था?
नहीं सर, टाइम टू टाइम ज्वाइन किया था आइडेंटिकल पार्टिकल मेरे कहने के बाद पढ़ लिया यहाँ पे आपने? सर, पढ़ के आई हूँ मैं। आप भी बताइए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स किस पे एप्लीकेबल होता है, उन पार्टिकल की क्या कंडीशन है? सर वो एप्लीकेबल होता है क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स लिखवाया आपने। हाँ, क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सर जो एक जैसे हों। आइडेंटिकल आप देखने से नहीं पता चला आइडेंटिकल। आपको यहाँ पे आइडेंटिकल की कंडीशन है क्वांटम मैकेनिक्स में, फर्स्ट डेफिनेशन आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल के लिए यही नोट कराया होगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में हिंट भी किया। आइडेंटिकल का मतलब इंट्रिंसिक क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए, किसी भी इंट्रिंसिक क्वांटिटीज के बेस्ड आप उसको डिस्टिंग्विश ना कर पाए। बट क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल जनरली स्पिनलेस और डिस्टिंग्विशेबल है, ये आपको मैंने बताया है। डिस्टिंग्विश किस कंडीशन पे करेंगे? किसी नॉन इंट्रिंसिक क्वांटिटी के बेस्ड आप डिस्टिंग्विश करेंगे, वही मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में बताया था कि क्लासिकल पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे तो उनको आप हो सकता है आई से डिटेक्ट करके बता पाएं कि कौन सा पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। पाथ को आप चेक करके आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन इंट्रिंसिक क्वांटिटी के बेस्ड डिस्टिंग्विश ले रहे हैं, तो डिस्टिंग्विश जब जिस सेंस में कर रहे होंगे तो आपको ये पता है ना कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है, कौन सा पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल कौन है, सेकंड कौन है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने टू डिफरेंट नोटेशन से यूज कर लिया। सर ठीक, ओके सर, आगे सर। सर यहाँ पे एक फैक्टर डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ टू डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। P1 represent the probability of finding the particle in same state. Second, the probability of finding the particle or distributing the particles, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, in different states. यहाँ पे ये जो मैक्रो स्टेट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं उनमें सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट क्या है और डिफरेंट स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैक्रो स्टेट क्या है। सिस्टम में एनर्जी के बेस्ड मैक्रो स्टेट आपको इस प्रॉब्लम में अभी ये जो डिस्कस किया है मैंने, बहुत पार्ट जो लास्ट लेक्चर में नोट कराया था, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये हिंट भी किया है कि मैक्रो स्टेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंट वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया वहाँ पे मैक्रो स्टेट को एनर्जी की डिफरेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कॉइन का प्रॉब्लम मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, वहाँ पे मैक्रो स्टेट को आप नंबर से बता रहे हैं कि कितने पार्टिकल का हेड अप है, कितने पार्टिकल का टेल अप है। बट यहाँ पे जो मैंने अभी स्टेटमेंट नोट किया है रेशियो के लिए, तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स इन ए सेम स्टेट जो वर्ड यूज किया है वो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स के लिए नोट किया है। चाहे तो आप यहाँ पे मैक्रो, ये अभी भी मैक्रो स्टेट की ही प्रोबेबिलिटी है, चाहे तो आप यहाँ पे वर्ड नोट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट। स्टेटमेंट लाइक दिस भी हो सकता है। सिस्टम के लिए आप मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट इन विच आप अगर टू पार्टिकल का रेफरेंस लेंगे तो बोथ पार्टिकल्स कह सकते हैं, अगर मोर देन वन भी लेंगे तब आप मोर देन वन के लिए आप ये चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टू पार्टिकल के रेफरेंस को हिंट कर रहा हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट इन विच बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो पहले स्टेटमेंट नोट किया था लाइक दिस भी हो सकता है, और मैंने टू पार्टिकल का रेफरेंस लिया तो एक मैक्रो स्टेट में आप बोथ पार्टिकल को सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन विच बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट। B2 स्टेटमेंट लाइक दिस हो सकता है, या आप फिर से मैक्रो स्टेट वर्ड यूज कर सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट इन विच बोथ पार्टिकल्स are distributed in different single particle state. अब ये रेशियो को कंपेयर करने के लिए अभी भी लास्ट प्रॉब्लम जो आपको मैंने नोट कराया है उसका स्टेटमेंट फिर से नोट कर लें। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स each of which can occupy two energy states of energy 0 and epsilon. Find the ratio of
the probability of finding both particles in same state to that of finding in different state. If these particles obey MB statistics, second Bose-Einstein statistics, and third Fermi-Dirac statistics. प्रॉब्लम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, स्टेटिस्टिक्स अभी भी सेम है, सिंगल पार्टिकल एनर्जी सेम है, ओनली मैक्रो स्टेट को डिफरेंट वे में डिफाइन किया है। यहाँ पे एनर्जी की मैक्रो स्टेट थी, उन एनर्जी की प्रोबेबिलिटी आपने इंडिविजुअल स्टेटिस्टिक्स में लास्ट कॉलम में फाइंड किया है। यहाँ पे आपको मैक्रो स्टेट डिफरेंट वे में डिफाइन किया है, 2 डिफरेंट मैक्रो स्टेट हैं और दीज 2 मैक्रो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी का रेशियो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए मैं फर्स्ट पार्ट हिंट कर रहा हूँ और फर्स्ट पार्ट के लिए फिर से आप पार्टिकल्स को 2 डिफरेंट स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टिकल की कंडीशन को इंक्लूड करते हुए, स्टेटिस्टिक्स की कंडीशन को इंक्लूड करते हुए। बट जब मैक्रो स्टेट स्पेसिफाई करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट मैक्रो स्टेट और सेकंड मैक्रो स्टेट की जो कंडीशन है उसको आप इंक्लूड करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब दीज 2 मैक्रो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी, ये फर्स्ट मैक्रो स्टेट है, ये सेकंड मैक्रो स्टेट है। यहाँ पे आप P1 फाइंड करेंगे और यहाँ पे P2 फाइंड करेंगे मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी के लिए। और ये फाइंड करने के लिए कितनी माइक्रो स्टेट्स होंगी एक मैक्रो स्टेट की, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये PI पहले भी डिस्कस किया है, बट अब की बार जो मैक्रो स्टेट है वो डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट स्टेटिस्टिक्स MB स्टेटिस्टिक्स है जो आपको यहाँ पे मैंने हिंट किया है, और MB स्टेटिस्टिक्स में बोथ पार्टिकल को 2 डिफरेंट नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट मैक्रो स्टेट आपको यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट्स। तो बोथ पार्टिकल्स आप 0 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बोथ पार्टिकल्स आप एप्सिलॉन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसी 2 माइक्रो स्टेट्स हैं। अनदर मैक्रो स्टेट में आपको बोथ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 पार्टिकल 0 में होगा और 1 पार्टिकल एप्सिलॉन। पहले थिंक किया कि A पार्टिकल 0 में है और B पार्टिकल एप्सिलॉन में, बट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि B पार्टिकल 0 में हो और A पार्टिकल एप्सिलॉन में हो। तो ऐसी टोटल 2 माइक्रो स्टेट्स आपको मिलेंगी सेकंड माइक्रो स्टेट के लिए। बट टोटल माइक्रो स्टेट्स आप चेक करिए, GI पावर NI से 4 बताया था, और 4 अब की बार 2 माइक्रो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। 2 माइक्रो स्टेट्स फर्स्ट माइक्रो स्टेट के लिए है और 2 माइक्रो स्टेट्स सेकंड माइक्रो स्टेट के लिए है। तो ये प्रोबेबिलिटी को अगर आप फाइंड करेंगे तो ये P1 वैल्यू आपको पता चलेगा 2/4 और P2 वैल्यू भी आपको यहाँ पे कंफर्म होगा 2/4। तो ये MB स्टेटिस्टिक्स के लिए जो गामा वैल्यू आपको हिंट किया था P1/P2 वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं और ये रेशियो आप कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलर वे में अब ये फिर से सिमिलर कॉलम्स, सिमिलर माइक्रो स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं, प्रोबेबिलिटी का रेशियो आप अनदर स्टेटिस्टिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे। सिमिलर वे में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे चेक करें फिर से सेम माइक्रो स्टेट, बोथ पार्टिकल्स इन सेम स्टेट्स। तो AA यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और AA एप्सिलॉन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसी 2 माइक्रो स्टेट्स होंगी। बोथ पार्टिकल डिफरेंट स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसी 1 माइक्रो स्टेट होगी। टोटल माइक्रो स्टेट 3 आ गया। ये प्रोबेबिलिटी 2/3, ये प्रोबेबिलिटी 1/3। नेक्स्ट मैं इतनी देर से क्या बता रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का आप लोगों को कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, ये बताइए पहले। मैंने मैक्रो स्टेट किस वे में डिफाइन किया है? राजदीप जो आप पूछ रहे हैं, बोलिए किस वे में डिफाइन किया मैंने मैक्रो स्टेट को? बोलिए, क्या मैंने एनर्जी में डिफाइन किया है? किस में डिफाइन किया है? इस भाई जितनी सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल स्टेट में आप ऑल पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एक मैक्रो स्टेट है। जितनी सिंगल पार्टिकल स्टेट है और ऑल पार्टिकल को डिफरेंट स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट मींस वन स्टेट में ओनली 1 पार्टिकल है, तो अनदर पार्टिकल तो अनदर स्टेट में जाए, वो मैक्रो स्टेट है। एनर्जी बेस आप चेक करिए, MB में कितनी मैक्रो स्टेट बताई थी मैंने? MB और Bose-Einstein में एनर्जी बेस जो प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है उसमें 3 मैक्रो स्टेट्स आ रही थी, बट यहाँ पे मैक्रो स्टेट अभी चेक करिए 2 ही मैक्रो स्टेट है। फर्स्ट माइक्रो स्टेट्स अभी भी आपको यहाँ पे बताया कि बोथ पार्टिकल सेम स्टेट में लेना है, और जो सेम स्टेट में लेंगे तो फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोथ पार्टिकल सेम स्टेट में नहीं आते।
यहाँ पे कोई पार्टिकल से दोनों पार्टिकल एक स्टेट में नहीं आएगा, यहाँ पे भी सेम स्टेट में नहीं आएगा, ऐसी 0 माइक्रो स्टेट आएंगे, बट बोथ पार्टिकल डिफरेंट स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसी 1 माइक्रो स्टेट में। टोटल माइक्रो स्टेट आपको फर्मी ड्रग के लिए 1 बताया था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 बनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 बनेगी। ये क्लियर हो गया? ये रेशियोज आप फाइंड कर सकते हैं। P1 मैंने P1 P2 आपको लास्ट कॉलम में नोट कर दिए हैं। रेशियोज अगर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये P1 वैल्यू हाफ है, ये P2 वैल्यू हाफ है और ये रेशियो 1 बन गया। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो P1 वैल्यू 2/3 है और ये P2 वैल्यू 1/3 है, रेशियो 2 हो गया। और ये गामा वैल्यू सॉरी, ये MB के लिए, ये बोस-आइंस्टीन के लिए और ये फर्मी ड्रग के लिए। ये P1 वैल्यू 0 है और P2 वैल्यू 1 है, तो ये 0 आ गया। अगर ये गामा को कंपेयर करें तो गामा वैल्यू बोस-आइंस्टीन के लिए लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है फर्मी ड्रग के लिए, और MB के लिए इंटरमीडिएट में लाई करेगा। कंपेयर कर सकते हैं। और ये गामा वैल्यू इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये रेशियो है टू डिफरेंट प्रोबेबिलिटी का, तो मोर देन 1 हो सकता है। कभी आपको ये डाउट हो रहा हो कि 2 कैसे आ गया, आप चेक कर सकते हैं। गामा का डेफिनेशन मैंने पहले बताया है। इस प्रॉब्लम के लिए पहले जो डेफिनेशन बताया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑल पार्टिकल्स इन सेम स्टेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट्स। फिर मैंने बोथ 2 पार्टिकल का रेफरेंस लेके, क्योंकि इस प्रॉब्लम में 2 पार्टिकल्स थे, इस डेफिनेशन को मैंने 2 पार्टिकल के लिए नोट कर दिया। मोर देन 2 के लिए भी पूछा जा सकता है ये रेशियो, बट इस प्रॉब्लम में भी 2 के लिए फाइंड करना था। और MB के लिए 1 है, बोस-आइंस्टीन के लिए 2 है और फर्मी ड्रग के लिए 0 है। और ये तब तक 0 होगा जब तक आपको फर्मियन का स्पिन आप कंसीडर नहीं करें, क्योंकि विदाउट स्पिन आप इंडिविजुअल सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट में आप मैक्सिमम 1 पार्टिकल फिल कर सकते हैं। और जब 1 पार्टिकल फिल करेंगे तो 2 और मोर देन 2 पार्टिकल कभी सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। तो जब नहीं आएगी तो ये रेशियो में P1 वैल्यू 0 होने से श्योरली 0 बनेगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू फर्मी ड्रग के लिए बनेगा और लार्जेस्ट वैल्यू बोस-आइंस्टीन के लिए। अभी मैंने 2 पार्टिकल का रेफरेंस लिया है। सिमिलर प्रोबेबिलिटी भी आप आगे फाइंड कर सकते हैं अगर ये डेफिनेशन को आप जनरलाइज कर लें कि ये टर्म को, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट इन विच particles are distributed in same single particle state and the probability of a macro state in which particles are distributed in different states। ये both वर्ड हटा देंगे तो ये स्टेटमेंट फिर से मोर देन 1 पार्टिकल के लिए भी करेक्ट होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब चाहे 3 को डिस्ट्रीब्यूट करें चाहे 10 को करें, ये रेशियो आप ऑल टाइम फाइंड कर सकते हैं। जितने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा होगा आप ये बोथ वर्ड को यहाँ से हटा दीजिए। The probability of a macro state in which particles are distributed in same single particle state and the probability of a macro state in which particles are distributed in different single particle states। चाहे वो 3 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो, ये स्टेटमेंट जनरलाइज जाएगा। ये जो पहले स्टेटमेंट मैंने बताया था कि probability of finding the particle in same states और probability of finding the particles in different states। तब मैक्रो स्टेट वर्ड नहीं था, तो आपको डाउट होता कि कैसे हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये मैक्रो स्टेट वर्ड इंक्लूड करने के लिए मैंने स्टेटमेंट को चेंज किया था। नेक्स्ट और हम नोट करेंगे, ये जस्ट आपको इसलिए डिस्कस किया, आगे इसकी कहीं रिक्वायरमेंट होगी, कुछ डिस्क्रीट पार्ट से आप इजीली रिलेट कर पाएंगे, इसलिए ये प्रॉब्लम का रेफरेंस लेंगे। आगे जब मैं हिंट करूँ तो रिकॉल हो जाना चाहिए। सर एक गामा का नाम क्या डिफाइन करते हैं? केवल रेशियो ही कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्रोबेबिलिटी का क्या नाम लेते हैं आप, बोलिए? नहीं सर, जैसे 2 स्टेट्स में जो प्रोबेबिलिटीज हैं उन्हीं के रेशियोज को ही तो एक गामा नहीं डिफाइन कर रहे हैं, इसकी कहीं आगे जरूरत पड़ेगी। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी का जो नेम लेते हैं। ओके सर, एक रेशियोज। ओके थैंक्स। जो डेफिनेशन है उससे आपको कैलकुलेशन करना है, जरूरी थोड़ी कि वो कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। और क्वांटिटीज आप यूनिट में डिफाइन करते हैं। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 identical particles each having only 3 non-degenerate energy states of energy 0, epsilon and 2 epsilon। Find the number of macrostates specified or they are represented by कैसे मैक्रोस्टेट रिप्रेजेंट करना है वो आप यहाँ पे हिंट। और अगर ये नहीं मेंशन किया हो तो आपको सिस्टम की एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग आप मैक्रोस्टेट ले सकते हैं। जब डिफाइन करेगा तो दैट मैक्रोस्टेट को रेफरेंस लेना है, अगर नहीं डिफाइन किया तो एनर्जी की जितनी वैल्यूज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप इनपुट कर सकते हैं। डिफरेंट वे में मैक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, number of microstates corresponding to each macrostate and
the probability of each macrostate. If these particles are classical particles, bosons, and third fermions. तो आपको ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैंने नोट कर दिया है, आप नोट कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। और फर्स्ट पार्ट ट्राई करिए। So total microstate 9, total macrostate 5. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट पार्ट है, वहाँ पे क्लासिकल पार्टिकल्स लिखे हैं और स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में लिखा है आइडेंटिकल पार्टिकल, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल। तो 2 क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल के लिए आपको यहाँ पे पार्टिकल्स को डिफरेंट नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है, और जब डिफरेंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो एनर्जी के सिस्टम की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो लीस्ट एनर्जी बोथ पार्टिकल्स को अगर आप जीरो एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उससे एनर्जी सिस्टम का जीरो बनेगा। एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन ऑक्यूपाइड रहेगा, ऐसी 1 माइक्रोस्टेट होगी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर आप एक पार्टिकल को जीरो में फिल कर रहे हैं और एक को एप्सिलॉन में फिल कर रहे हैं। अब आपको ये श्योरली नहीं पता कि ए पार्टिकल जीरो में है, बी एप्सिलॉन में है, तो आप इसको एक्सचेंज करेंगे और एक्सचेंज करके 2 एप्सिलॉन अनऑक्यूपाइड रहेगा, तो सिस्टम का एनर्जी 2 यहाँ पे वो 2 पार्टिकल्स हैं, सिस्टम का एनर्जी एप्सिलॉन बनेगा। तो ऐसी 2 माइक्रोस्टेट्स होंगी एप्सिलॉन एनर्जी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, एक पार्टिकल को जीरो में फिल कर रहे हैं और एक पार्टिकल को 2 एप्सिलॉन में फिल कर रहे हैं, इनको एक्सचेंज करेंगे। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बोथ पार्टिकल एप्सिलॉन में फिल हो जाए। यहाँ पे सिस्टम का एनर्जी 2 एप्सिलॉन बनेगा। ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर। नेक्स्ट, एक पार्टिकल एप्सिलॉन में फिल कर रहे हैं और एक पार्टिकल को आप 2 एप्सिलॉन में फिल कर रहे हैं, फिर इनको एक्सचेंज करेंगे तो ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, बट सिस्टम का एनर्जी 3 एप्सिलॉन बनेगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, बोथ पार्टिकल्स 2 एप्सिलॉन में हो सकते हैं, और 2 एप्सिलॉन में होंगे सिस्टम का एनर्जी 4 एप्सिलॉन बनेगा, और ये 1 माइक्रोस्टेट ऐसा है। तो ये ओमेगा आई वाले कॉलम के नंबर को ऐड करेंगे, these नंबर जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये आप चेक कर लीजिए, 3 3 और ये टर्म 3 9 में कन्वर्ट होगा। तो लास्ट कॉलम आपको 1/9, 2/9, 3/9, 2/9 और 1/9। अगर आप ये लास्ट कॉलम वैल्यूज को ऐड करेंगे, समेशन ओवर पी आई करेंगे, तो ये 1 आएगा। तो ये जो एनर्जीज हैं, सिस्टम की एनर्जी किसी पर्टिकुलर टाइम पे जीरो है तो सेम टाइम पे एप्सिलॉन नहीं होगी। इट मीन्स ये मैक्रोस्टेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टीज को ऐड करता है। सिस्टम की जो मैक्रोस्टेट है वो यही बनेगी, इनके अलावा और नहीं बनेगी। सिस्टम को जो एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे तो सिस्टम का एनर्जी 0 और 4 एप्सिलॉन के बीच विद डिफरेंस ऑफ एप्सिलॉन लाई करेगा, कभी सिस्टम का एनर्जी 10 एप्सिलॉन ऑब्जर्व नहीं होगा, बट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में। इसीलिए एनर्जी यहाँ पे ये एक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपने फाइंड किया, ऑल एनर्जी की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे। एनर्जी यहाँ पे मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी एडिटिव है क्योंकि मैक्रोस्टेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो जितनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनर्जीज हैं वो मैक्रोस्टेट बताएंगे। मैक्रोस्टेट सिस्टम की एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं 0 से 4 एप्सिलॉन तक 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनर्जी, तो 5 मैक्रोस्टेट्स होगा। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आप यहाँ पे एक्सप्रेशन से फाइंड कर लेंगे। लास्ट कॉलम आपको पता चल गया, GI पावर NI यहाँ पे एप्लीकेबल है, GI वैल्यू 3 है और NI वैल्यू 2 है। अब किसी पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की कितनी प्रोबेबिलिटी है
कि क्या क्या माइक्रोस्टेट्स हैं वो ओमेगा ई और पी आई बताएगा। यही पार्ट आपको प्रॉब्लम में फाइंड करना है, दीज टू पार्ट और दीज टू कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर ईच माइक्रोस्टेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, 4 पार्ट्स आपको फाइंड करना है इंडिविजुअल केसेस के लिए, जो आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। अब सेकंड पार्ट में एक्सचेंज वाली पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि आइडेंटिकल बोजॉन्स के लिए आप बोथ पार्टिकल्स को सेम नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। जब सेम नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे तो जितनी भी एक्सचेंज वाली पॉसिबिलिटीज हैं उसको वन टाइम काउंट करना है। देखो क्या कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा वो मैंने अपर पार्ट पे शो कर दिया, यहाँ पे सिर्फ नंबर नोट कर रहा हूँ। बोथ पार्टिकल्स जीरो वाली स्टेट्स में फिल करेंगे तो सिस्टम का एनर्जी जीरो बनेगा, एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन ऑक्यूपाइड है। ऐसी 1 माइक्रोस्टेट है, 1 पार्टिकल एप्सिलॉन जीरो में और 1 पार्टिकल एप्सिलॉन में, दोनों को सेम नोटेशन से रिप्रेजेंट किया तो ये वन टाइम काउंट होगा। और जब वन टाइम काउंट होगा, जो पहले एमबी में 2 माइक्रोस्टेट्स आ रही थी अब की बार यहाँ पे 1 रहेगा और सिस्टम का एनर्जी एप्सिलॉन बनेगा। यहाँ पे भी जब 1 पार्टिकल को जीरो में और 1 पार्टिकल को 2 एप्सिलॉन में फिल करेंगे तो ये आपको वन टाइम काउंट करना है ये पॉसिबिलिटी को। बोथ पार्टिकल एप्सिलॉन में हो सकता है, एनर्जी 2 एप्सिलॉन की 2 माइक्रोस्टेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 1 पार्टिकल एप्सिलॉन में 1 पार्टिकल 2 एप्सिलॉन में, तो सिस्टम का एनर्जी 3 एप्सिलॉन बनेगा। एक्सचेंज वाली पॉसिबिलिटी यहाँ से भी हट गई तो ये 1 माइक्रोस्टेट बनेगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बोथ पार्टिकल 2 एप्सिलॉन में फिल करेंगे तो सिस्टम का एनर्जी 4 एप्सिलॉन होगा, ऐसी 1 माइक्रोस्टेट है। अब ये नंबर आप ऐड करेंगे तो ये आप चेक कर लीजिए 6 आ रहा है, बाकी आप फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं। तो मैक्रोस्टेट का नंबर सेम है, नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स एनर्जी की 5 डिफरेंट वैल्यूज सिस्टम के लिए, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के लिए आपको फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, या ओमेगा ई वाले कॉलम में जो नंबर्स हैं उनको आप ऐड करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। 2 पार्टिकल्स हैं, 3 माइक्रोस्टेट्स हैं, तो ni प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल, जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल आपको बताया था बोजॉन्स के लिए, तो 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को आप नोट कर सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। डिनोमीटर में 2 इंटू 2 हो गया, एक 2 एडजस्ट होने से 1 2 इस 4 को 2 टाइम कैंसिल करेगा तो 2 इंटू 3 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये नंबर को ऐड कर लीजिए, अभी भी नंबर 6 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 6 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच माइक्रोस्टेट 1/6 1/6 2/6 1/6 एंड 1/6। तो सेकंड पार्ट भी आपको यहाँ पे कंप्लीट हो। थर्ड पार्ट के लिए आपको आइडेंटिकल फर्मियंस को कंसीडर करना है, और स्पिन का फिर से हिंट नहीं है। जब तक स्पिन का हिंट नहीं होगा आप मैक्सिमम 1 फर्मियन इन ईच स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉली ऑस्ट्रेलियन सिस्टम। एनर्जी स्टेट में वो आपको क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेटमेंट नोट कराया होगा। अब यहाँ पे अगर हम बोजॉन से फर्मियन पे जाएंगे तो जहाँ पे भी सेम पार्ट बोथ पार्टिकल सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड हो जाएगी। ओनली डिफरेंट स्टेट्स वाली पॉसिबिलिटी प्रेजेंट रहेगी, सेम स्टेट वाली पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आइडेंटिकल फर्मियंस के लिए हिंट कर रहा हूँ। सिंगल पार्टिकल स्टेट्स के लिए 3 कॉलम बन गए, सिस्टम की एनर्जी के लिए, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के लिए और प्रोबेबिलिटी के लिए। 1 पार्टिकल जीरो में फिल करेंगे, 1 पार्टिकल एप्सिलॉन में, 2 एप्सिलॉन ऑक्यूपाइड रहेगा, सिस्टम का एनर्जी एप्सिलॉन 1 पॉसिबिलिटी बनेगी। 1 पार्टिकल जीरो में, 1 पार्टिकल 2 एप्सिलॉन में, सिस्टम का एनर्जी 2 एप्सिलॉन बनेगा, ऐसी सिंगल पॉसिबिलिटी होगी। 1 पार्टिकल एप्सिलॉन में, 1 पार्टिकल 2 एप्सिलॉन में, सिस्टम की एनर्जी 3 एप्सिलॉन होगी, ऐसी 1 माइक्रोस्टेट्स। टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स एनर्जी की जितनी डिफरेंट वैल्यूज हैं सिस्टम के लिए, 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं तो मैक्रोस्टेट्स 3 होगा। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आप ओमेगा ई के नंबर्स को ऐड करके फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, और फॉर्मूला आपको GIC/NI हिंट किया है। तो यहाँ पे 3C2 जो 3C1 से मैच करेगा, 3 माइक्रोस्टेट्स आपको फाइंड करना। तो ये प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3। तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉब्लम डिस्कस किया था, 2 पार्टिकल्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स 2 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, पार्टिकल्स के नंबर को सेम रखा, मैंने स्टेट का नंबर चेंज किया तो मैक्रोस्टेट भी चेंज हो गई और माइक्रोस्टेट भी चेंज हो गई। की बार मैक्रोस्टेट डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम आपको मैंने नोट कराया था इस पार्ट के लिए फिर से हिंट करा। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ, सर एक डाउट था। हाँ जी हाँ सर, वो सेकंड नंबर में एक बार आइए, बैक स्लाइड। बोलिए। सर इसमें हम लोग 1/6 2/6 ये क्यों लिख रहे हैं, जबकि हमारा तो 5 आया ना। क्या 5 आया, क्या 5 आया बोलिए। माइक्रोस्टेट। ये प्रॉब्लम क्लियर था? हाँ सर। हाँ सर इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर था?
हाँ सर क्लियर। नोटबुक में है? हाँ है सर। एक बार पढ़ लो, आपके डाउट का आंसर मिल जाएगा, और जब मिल जाए तो रिप्लाई कर दीजिए। मैंने प्रॉब्लम का स्टेटमेंट नोट कर दिया है। आप जो भी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था, ये प्रॉब्लम यहाँ पे चेक करिए, सिर्फ ये स्टेट्स की एनर्जी चेंज हुआ है, बाकी पार्ट सिमिलर है। यहाँ स्टैटिस्टिक्स से हिंट किया था, और यहाँ पे मैंने पार्टिकल का टाइप से आपको हिंट कर दिया, नेचर से हिंट कर दिया। अभी जो डाउट पूछ रहे थे उनका डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर वो क्या मिस्टेक थी? आप प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट में डिवाइड में नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट कर रहे हैं। हाँ सर। क्यों कर रहे हैं? डेफिनेशन बताया नहीं था मैंने, ओमेगा बाई ओमेगा आई बाई ओमेगा, कल आपको डेफिनेशन बताया, ठीक है। 2 प्रॉब्लम्स में शायद इंक्लूड भी हुआ, पॉइंट वाली क्वेश्चन में इंक्लूड हुआ, एमबी स्टैटिस्टिकल डिस्कस हो गया। ये पार्ट आपको ट्राई करने के लिए बोला था, तो आपने कहाँ ट्राई किए होंगे फिर? ये पार्ट, इस प्रॉब्लम के पार्ट कहाँ आपने ट्राई किए होंगे? बोलो, ट्राई किए थे? तो मेरे बताने से कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा इतनी बार, जितना बेनिफिट एक कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट मैंने बता दिया, उस पर बेस क्वेश्चन करा दिया। जब नेक्स्ट टाइम वो यूज हो रहा है, जब तक आप अपने माइंड पे प्रेशर डाल के उसको अप्लाई नहीं करना सीखेंगे, मेरे 20 बार 25 बार बताने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। माइंड की कैपेसिटी है, जितना आप उसको खुद से जिस वे में यूज करना चाहेंगे यूज कर सकता है। बैकस्लाइड करना है। और थोड़ा डाउट पूछते हुए थोड़ा सोच लिया करिए, खुद से थिंक कर लिया करिए, उससे क्लास जैसा होता है, ठीक है। मैं सभी को बोल रहा हूँ ये। सर क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए हाफ, बोसन्स के लिए 1 और फॉर्मियंस के लिए 0। फिर से कंपेयर करें, जो मैंने यहाँ पे कंपेरिजन बताया है, ये अभी भी ये ऑर्डर मैच कर रहा होगा। यस सर। वैल्यूज डिफरेंट हो गई, जब ऐसे ही स्टेट चेंज होंगी या नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे, तो ये वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगे रेशो की, मगर जो ऑर्डर है वो अभी भी मैच करेगा। लार्जेस्ट आएगा बोसन सीन के लिए, और लीस्ट वैल्यू आएगी फर्मी ग्राफ के लिए। जब आप क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स लेंगे, तो आपको अब की बार पार्टिकल्स को 2 मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट और सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, बट ओनली 2 मैक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग। मैक्रो स्टेट कैसे स्पेसिफाई किया है वो आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में ही किया हुआ है। जब तक आप प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को रेफरेंस नहीं लेंगे, ठीक है, तब तक आपको डाउट आते रहेंगे। फर्स्ट मैक्रो स्टेट में आपको बोथ पार्टिकल्स को सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, 2 डिफरेंट नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट पार्टिकल को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, सेकंड पार्टिकल को बी से रिप्रेजेंट। बोथ पार्टिकल्स 0 स्टेट में है, एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन अनऑक्यूपाइड रहेगा। बोथ पार्टिकल एप्सिलॉन में है, 0 और 2 एप्सिलॉन अनऑक्यूपाइड रहेगा। बोथ पार्टिकल्स 2 एप्सिलॉन में है, 0 और एप्सिलॉन अनऑक्यूपाइड रहेगा। तो ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज हैं व्हेन बोथ पार्टिकल्स आर इन सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट। व्हेन बोथ पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकंड मैक्रो स्टेट, वन पार्टिकल 0 में हो सकता है, वन पार्टिकल एप्सिलॉन में। इसको एक्सचेंज करेंगे, वन पार्टिकल 0 में, वन पार्टिकल 2 एप्सिलॉन में, फिर से एक्सचेंज किया, वन पार्टिकल एप्सिलॉन में, वन पार्टिकल 2 एप्सिलॉन में, एक्सचेंज वाली पॉसिबिलिटी इंक्लूड करेंगे। तो आप ये चेक कर सकते हैं, जब बोथ पार्टिकल्स डिफरेंट सिंगल पार्टिकल स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वैसे 6 माइक्रो स्टेट्स हैं। प्रॉब्लम तो आप इन्हीं पार्ट को रेफरेंस लेके चेक कर सकते थे, बट
इतना इजी स्टेप्स में बताने के बाद भी आप लोगों को डाउट आते हैं तो मुझे नेक्स्ट वे में फिर से डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े मैक्रो स्टेट वाइज, नहीं तो आपको यहाँ पे कंफर्म है ये पॉसिबिलिटीज डिफरेंट पार्टिकल स्टेट्स में पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करने की ओनली 3 पॉसिबिलिटीज थी। जो रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज है उनमें बोथ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट में है। तो आप चेक करिए 3 माइक्रोस्टेट्स फर्स्ट माइक्रोस्टेट के लिए हैं और 6 माइक्रोस्टेट सेकंड माइक्रोस्टेट के लिए हैं, जो आपको यहीं से कंफर्म हो रहा है। बट मैंने फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको नोट करा और ये प्रोबेबिलिटी का रेशियो लेंगे तो फर्स्ट माइक्रोस्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी टोटल माइक्रोस्टेट यहाँ पे 9 है, जो GI पावर NI से आप चेक कर सकते थे, इस सम को 20 नंबर को ऐड करके चेक कर सकते हैं। तो P1 वैल्यू यहाँ पे 3/9 है और P2 वैल्यू 6/9। जब आप यहाँ पे गामा कैलकुलेट करेंगे MB पार्ट के लिए तो P1/P2 का रेशियो आपको बताया है और ये रेशियो करेंगे तो 3/9 और 6/9 ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब पार्टिकल्स को आप आइडेंटिकल बोजॉन लेंगे तो आइडेंटिकल बोजॉन के लिए ये कॉलम क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो ऊपर आपको नोट किया हुआ है। मैं ओनली मैक्रोस्टेट जो 1 और 2 मैक्रोस्टेट आपको स्पेसिफाई किए हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कंपेयर करें, जब बोथ पार्टिकल को सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आइडेंटिकल बोजॉन्स को सेम नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसी 3 माइक्रोस्टेट्स होंगी। जब डिफरेंट स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सचेंज वाली पॉसिबिलिटीज आप 2 टाइम काउंट कर रहे थे, अब की बार 1 टाइम काउंट करते जाना है तो ये माइक्रोस्टेट्स अब की बार 3 बनेंगी। टोटल माइक्रोस्टेट 6 हैं, वो पहले भी 6 बताई हैं एनर्जी के टर्म्स में भी, और अब की बार यहाँ पे चेक करेंगे तो टोटल माइक्रोस्टेट का नंबर भी सेम रहेगा, बट इस माइक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट्स होंगी वो चेंज हो जाएगा। तो ये रेशियो 3/6 और P2 3/6 और गामा वैल्यू जो आप प्रोबेबिलिटी का रेशियो फाइंड करेंगे बोथ साइंस के लिए तो ये 3/6 डिवाइडेड बाई 3/6 ये 1 बनेगा। अब आइडेंटिकल फर्मियंस के लिए ये पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड हो जाएंगी। सेम स्टेट्स में जब तक आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तब तक या तो स्टेट्स डिजनरेट ना हो या आप वहाँ पे स्पिन कंसीडर ना कर रहे हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप आइडेंटिकल फर्मियंस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, सिंगल पार्टिकल स्टेट्स 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1, जो फर्स्ट माइक्रोस्टेट है उसमें कोई माइक्रोस्टेट नहीं आएगा। बोथ पार्टिकल सेम स्टेट में आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 0 रहेगा। ओनली डिफरेंट स्टेट में आप पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वैसे 3 माइक्रोस्टेट्स होंगी और जब आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ओमेगा रेशियो फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए तो ये P1 वैल्यू 0 बनेगा और P2 वैल्यू 1 बनेगा। फर्मी ड्राग के लिए P1/P2 करेंगे तो ये 0 बनेगा। तो आप चेक करेंगे गामा की वैल्यूज, जैसे ही मैंने प्रॉब्लम में 1 स्टेट इंक्रीज किया पार्टिकल का नंबर सेम लिया तो ये लार्जेस्ट अभी भी बोसन सीन के लिए है और लीस्ट वैल्यू फर्मी ड्राग के लिए है, बट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए ये इंटरमीडिएट में लाई करेगा। जो आपको यहाँ पे वैल्यूज को आप कंपेयर कर सकते हैं, जब 2 पार्टिकल को 2 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो वैल्यूज चेंज हो रही हैं 20 पार्ट की, बट जो रेंज है जो आपको ये कंपेरिजन बताया है वो भी वैलिड है, लार्जेस्ट बनेगा बोसन सीन के लिए। तो दीज पार्ट से एक आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है 2 डिस्क्रीट एनर्जी में स्टेट्स में पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करके कि जब आप सेम नंबर ऑफ पार्टिकल सेम टाइप ऑफ सिंगल पार्टिकल स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सपोज करिए आप 100 बोजॉन्स सिमिलर टाइप ऑफ सिंगल पार्टिकल स्टेट्स में एक बार बोजॉन फिल कर रहे हैं, एक बार आप क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल फिल कर रहे हैं और एक बार आप आइडेंटिकल फर्मियंस फिल कर रहे हैं, तो मोर चांसेस हैं एक स्टेट में फिल करने के बोजॉन्स के, जो आपको ये रेशियो बताता है, जिसका गामा वैल्यू लार्जेस्ट होगा। अब गामा वैल्यू लार्जेस्ट होने का मतलब क्या है, उसका न्यूमरेटर पार्ट P1 वैल्यू लार्ज बनेगा और P1 वैल्यू लार्ज होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल के सेम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के मोर चांसेस हैं, पार्टिकल के सेम स्टेट में एक्यूमुलेट होने के मोर चांसेस हैं और डिफरेंट स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लेस चांसेस हैं, जिस तब ये वैल्यू गामा वैल्यू लार्जेस्ट बनेगा। तो मोर चांसेस बोसन सीन के लिए हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए MB के बोसन सीन के रेस्पेक्ट में MB के लिए लेस चांसेस हैं, और जब तक आप स्पिन इंक्लूड नहीं करेंगे या आप एनर्जी स्टेट्स डिजनरेट नहीं लेंगे इसके 0% चांसेस हैं सेम स्टेट में आने के। तो आप एक फिनोमेना पढ़ते हैं बोसन सीन कंडेंसेशन, तो उसका रीजन आपको पता चल जाएगा कि बोस पार्टिकल्स को ही आप कंडेंस क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बोसन सीन कंडेंसेशन जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, अगर एक बेसिक पार्ट आपको यहाँ पे पता हो, बोसन सीन कंडेंसेशन मींस लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट। तो सेम जो सिंगल पार्टिकल ग्राउंड स्टेट थी, सेम पार्टिकल में आप अगर मोर बोजॉन्स को फिल कर देंगे जो मोर चांसेस हैं आने के, तो बोसन सीन कंडेंसेशन होगा। क्लासिकल पार्टिकल के लेस चांसेस हैं, और अगर डिजनरेट स्टेट्स नहीं है और स्पिन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो इसके 0 चांसेस हैं सेम स्टेट में आने के। इसी से जब आप ये पॉसिबिलिटीज डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में पार्टिकल को फिल करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटिस अप्लाई करके, अगर आप MB स्टेटिस अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे मोर पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप 10⁻100 पार्टिकल्स ले रहे हैं तो मोर पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे, सम पार्टिकल्स इधर भी जाएंगे। बट जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े थे तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि ऑल पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं आ सकते, पॉसिबल है, आ सकते हैं। और आपने यहाँ पे चेक किया, अगर 2 पार्टिकल्स लिए हैं तो यहाँ पे फिल किए हैं। बट फर्मी ड्राग में
आप चेक करें, ऑल पार्टिकल्स इस स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर ये एनर्जी जीरो है, सम पार्टिकल्स जब इधर जाएंगे तो सिस्टम का एनर्जी नॉन जीरो भी बनेगा। तो ये आपको जस्ट हिंट करना था कि जब आप सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी या सिस्टम की एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी जो लीस्ट बनेगा, जिसके लिए गामा वैल्यू लार्जेस्ट है, उसके लिए लीस्ट बनेगा। बट क्योंकि एमबी और बोस आइंस्टीन में पार्टिकल को फिल करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो ग्राउंड स्टेट में आप कितने भी बोसॉन्स फिल कर सकते हैं और कितने भी क्लासिकल पार्टिकल फिल कर सकते हैं। और जब ग्राउंड स्टेट सिंगल पार्टिकल का ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो का है, एनर्जी जीरो का ग्राउंड स्टेट है, ये सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट्स मैंने नोट कर दी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, और एन पार्टिकल्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, अब चाहे वो बोजॉन हो, फर्मियन हो या क्लासिकल पार्टिकल्स हो, जब एन में से एन पार्टिकल्स जीरो में फिल कर दिए तो सिस्टम का एनर्जी जीरो बना, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी सिस्टम का एमबी केस में जीरो बनेगा। ये सिस्टम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी। बोजॉन भी एनी नंबर ऑफ बोजॉन आप जीरो एनर्जी में फिल करेंगे तो सिस्टम का एनर्जी जीरो बन जाएगा। वो आइंस्टीन में भी जीरो है। बट जब आप फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे तब ऑल फर्मियंस आप जीरो एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सम फर्मियंस इन स्टेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर स्पिन भी इंक्लूड करेंगे तो मैक्सिमम 2s+1 पार्टिकल ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर 2s+1 से ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो सम पार्टिकल्स, अगर एक पार्टिकल भी इधर चला जाएगा तो उसका एनर्जी नॉन जीरो बनेगा। तो यही आपको यहाँ पे हिंट करना था कि सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर आइडेंटिकल क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, आइडेंटिकल बोजॉन्स हैं, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो हो सकती है, बट फर्मियन के लिए जीरो नहीं। तो फर्मियन के लिए एनर्जी लार्जेस्ट बनेगा सिस्टम का, और बोस आइंस्टीन और एमबी के लिए इक्वल भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल करें तो सम पार्टिकल्स हायर स्टेट्स में भी जाएंगे तभी एनर्जी हायर बनेगी। और इसी से आप थोड़ा रेफरेंस लें, आप एक आइडल गैस के लिए प्रेशर को एनर्जी डेंसिटी में नोट करते हैं, जो 2/3 UIV मैंने बताया। तो ऐसे ही आप प्रेशर को एनालॉजी करेंगे, वॉल्यूम सेम वॉल्यूम में फिल किया ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल्स को, तो उससे जो प्रेशर जनरेट होगा वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल बनेगा, और एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका प्रेशर हायर होगा, जिसकी एनर्जी मिनिमम है उसका प्रेशर मिनिमम होगा। तो बोस आइंस्टीन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए प्रेशर इक्वल हो सकता है, या मिनिमम होगा बोस आइंस्टीन के लिए और लार्जेस्ट होगा फर्मी डिराक के लिए। ये अभी मैंने जो आपको हिंट किया वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट प्रेशर के लिए हिंट किया है। सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स जैसे ही चेंज करेंगे तो आपको ये सम टाइम विदाउट कैलकुलेशन भी इस रेंज से आप रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। सेम रेंज जब आप नॉन जीरो टेम्परेचर पे चेक करेंगे, किसी हायर टेम्परेचर पे चेक करेंगे, तो मोर चांसेस हैं एमबी पार्टिकल्स, अगर बोस आइंस्टीन से हम कंपेयर करें, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से एमबी स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करें, तो यहाँ पे मोर चांसेस हैं कि पार्टिकल डिफरेंट स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जब डिफरेंट में होंगे तो यहाँ पे एनर्जी हायर होगी, और इससे भी ज्यादा चांसेस हैं फर्मी डिराक में, वो लार्जेस्ट चांसेस हैं। तो ये अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एनर्जी ई ले रहे हैं और प्रेशर पी ले रहे हैं, दैट इज नॉट ग्राउंड स्टेट, कोई हायर स्टेट हो सकता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ग्राउंड वर्ड यूज किया है, नेक्स्ट स्लाइड में एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब चाहे फर्स्ट एक्साइज स्टेट के लिए हो चाहे सेकंड एक्साइज स्टेट के लिए, ऐसे प्रेशर। तो सेम रेंज 20 पार्ट के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। बोस आइंस्टीन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए या तो इक्वल होंगे, या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का बोस आइंस्टीन से ग्रेटर बनेगा और लार्जेस्ट बनेगा फर्मी डिराक। सेम ऑर्डर प्रेशर के लिए है। आगे कहीं रिक्वायर्ड होगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, आप इसी रेंज से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। ये गामा फैक्टर डिफाइन करने का पर्पस क्या था, ऐसे प्रॉब्लम में एग्जाम में पूछा भी है गामा फैक्टर, और इसका कंसेप्चुअल पार्ट क्या है, कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको हिंट करने के लिए मैंने आपको गामा डिफाइन किया और ये आपको पॉइंट्स सजेस्ट कर दिए। जब अप्लाई होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, तब आपको रिकॉल हो जाने चाहिए। माइक्रोस्टेट के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 identical particles which may occupy any of 3 energy levels. एन की जितनी वैल्यूज है उतने लेवल्स हो गए। लेवल्स की एनर्जी 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन हो गया जब आप एन कहाँ पे प्लेस करें। द लोएस्ट एनर्जी लेवल
is doubly degenerate, while excited label are non-degenerate. Find the total number of macrostates, total number of microstates, the number of microstates for each macrostate, और macrostate यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन कर रहा है. If these particles obey MB statistics, Bose-Einstein statistics, and Fermi-Dirac statistics, बहुत जल्दी से प्रॉब्लम का स्टेटमेंट नोट करके रीड करिए और फर्स्ट पार्ट ट्राई करिए. So total microstate 16 और total macrostate 5. मैक्रोस्टेट Macrostate 5 और microstate 16 फर्स्ट पार्ट के लिए. ठीक. देखो अब की बार प्रॉब्लम में डिजेनरेसी हिंट किया हुआ है, लेवल वर्ड मेंशन किया हुआ है. अब से पहले जितनी स्टेट्स थी वो नॉन डिजेनरेट स्टेट वर्ड था, तो मैंने जितनी एनर्जीज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पहले कॉलम नोट कर दिया. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3 एनर्जीज हैं, 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, बट 0 के लिए डिजेनरेसी है, 0 डब्ल्यू डिजेनरेट है, इसको मैंने 2 कॉलम में सेपरेट किया जिससे प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व करना. हमें उतने कॉलम चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितनी स्टेट्स हैं. स्टेट्स अभी भी यहाँ पे चेक करें तो स्टेट्स 4 हो गए, लेवल 3 है, 0 लेवल डब्ल्यू डिजेनरेट है, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉन डिजेनरेट है. तो अब ये चेक करें 4 स्टेट्स आ गए. तो स्टेट्स में पार्टिकल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सिस्टम के लिए एनर्जी EI, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ओमेगा I, एंड लास्ट कॉलम प्रोबेबिलिटी के लिए ओमेगा I बाई ओमेगा. टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से डिवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट की नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को. आप चेक कर सकते हैं अप्रोच अभी भी सेम है जो आपका ये 3rd और 4th प्रॉब्लम है माइक्रोस्टेट के लिए. सिमिलर वे में आप सॉल्व कर सकते हैं. जैसे जैसे मोर स्टेट का कंसेप्ट इंक्लूड होता जाएगा टेबल में मोर कॉलम्स आते जाएंगे और ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इंक्रीज होने से थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा. अब आप अगर टोटल पूछा होगा तो टोटल आप फॉर्मूले से फाइंड करते हैं. यहाँ पे चेक करें फर्स्ट केस में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में बोथ पार्टिकल्स को डिफरेंट स्टेट से रिप्रेजेंट करना है क्योंकि क्लासिकल आइडेंटिकल पार्टिकल जनरली डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ पे मैंने बोथ पार्टिकल को A और B से रिप्रेजेंट किया है. एक को A से अनदर को B से. बोथ पार्टिकल्स 0 एनर्जी की फर्स्ट स्टेट में होते हैं. अनदर स्टेट और एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन लेवल अनऑक्यूपाइड रहेगा. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी
अब ये जीरो एनर्जी की जो फर्स्ट स्टेट हमने कंसीडर किया था वो अनऑक्यूपाइड है, सेकंड स्टेट में बोथ पार्टिकल हो सकते हैं, एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन अनऑक्यूपाइड है। तो आप चेक करिए दीज टू पॉसिबिलिटी में सिस्टम का एनर्जी एप्सिलॉन है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करें, अगर जीरो एनर्जी की कोई और पॉसिबिलिटी है तो वो भी आप इंक्लूड करेंगे। और पॉसिबिलिटी आप चेक करिए, एक पार्टिकल फर्स्ट में हो सकता है, एक सेकंड में हो सकता है, इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये आप चेक करिए दीज 4 पॉसिबिलिटीज में सिस्टम का एनर्जी एप्सिलॉन बनेगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जीरो एनर्जी की सिस्टम। सेम एनर्जी की सर जीरो होगा। हाँ जीरो मैं बोल जीरो रहा हूँ, लिख गया एप्सिलॉन। जीरो एनर्जी की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो ऐसी 4 पॉसिबिलिटीज हैं जीरो एनर्जी की। तो सेम एनर्जी वाले जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उनको एक साथ काउंट करके वो माइक्रोस्टेट करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी सिस्टम की हायर एनर्जी पे जाएं, नेक्स्ट एनर्जी एप्सिलॉन के लिए चेक करें। तो एप्सिलॉन जब कोई एक पार्टिकल जीरो में फिल करेंगे और एक पार्टिकल को एप्सिलॉन में फिल करेंगे तो सिस्टम का एनर्जी एप्सिलॉन है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करिए, कोई वन पार्टिकल जीरो एनर्जी की फर्स्ट स्टेट में हो सकता है तो सेकंड पार्टिकल एप्सिलॉन में जाएगा। तो इसको एक्सचेंज किया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जीरो एनर्जी की सेकंड स्टेट में वन पार्टिकल हो सकता है, वन पार्टिकल एप्सिलॉन में, इसको एक्सचेंज किया। तो ऐसी 4 पॉसिबिलिटीज आपको फिर से वन पार्टिकल जीरो एनर्जी की एक पर्टिकुलर स्टेट में, वन पार्टिकल 2 एप्सिलॉन एक्सचेंज करेंगे, फिर अनदर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जीरो एनर्जी की, फिर से एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे दीज 4 पॉसिबिलिटी में एनर्जी 2 एप्सिलॉन है। और एक और पॉसिबिलिटी 2 एप्सिलॉन की हो सकती है जब बोथ पार्टिकल ऑफ एप्सिलॉन में। तो सेम एनर्जी के इतनी पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको यहाँ पे बताऊँ। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी वन पार्टिकल एप्सिलॉन में हो सकता है, वन पार्टिकल 2 एप्सिलॉन में, तो सिस्टम का एनर्जी 3 एप्सिलॉन बनेगा और इसको आप एक्सचेंज करेंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बोथ पार्टिकल 2 एप्सिलॉन में हो सकता है, सिस्टम का एनर्जी 4 एप्सिलॉन। अब ये माइक्रोस्टेट्स को चेक करिए, 8, 5, 13, 2, 15 और 1, 16। इसको ओमेगा ई के नंबर को ऐड किया तो 16 आ रहा है। लास्ट कॉलम 4/16, 4/16, 5/16, 2/16 एंड 1/16। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जब एनर्जी से माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम की एनर्जी से, तो जितनी डिफरेंट एनर्जीज हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। 0 से लेके 4 एप्सिलॉन तक 5 एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 5 है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अगर आपने टेबल बना दिया तो टेबल में ओमेगा ई कॉलम के जो नंबर हैं उनको आप ऐड करके टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड करेंगे। ये 16 आया। इसका एक और इजी अप्रोच है, आप अगर स्टेट का नंबर चेक कर लें, अगर नॉन डिजेनरेट स्टेट वर्ड दिया है, एनर्जी की जो वैल्यूज है वो नॉन डिजेनरेट है, तो जितनी वैल्यूज हैं सिंगल पार्टिकल स्टेट की बात कर रहा हूँ जो स्टेटमेंट में दिया होता है, ये आप चेक कर लें। यहाँ पे ये जो एनर्जीज दी हुई है वो सिंगल पार्टिकल के लिए है। और यहाँ पे अगर ये अब से पहले जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए वहाँ पे ये नॉन डिजेनरेट थी, तो जितनी वैल्यूज थी एनर्जी की उतनी जीआई वैल्यू हो गई। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जीआई को मैंने इन किया था इससे पहले प्रॉब्लम माइक्रोस्टेट पार्ट के लिए। अब यहाँ पे चेक करें एनर्जी की तो वैल्यू तो 3 हैं, 3 वैल्यूज हैं सिंगल पार्टिकल के लिए, बट अगर स्टेट को काउंट करेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जितने कॉलम सिंगल पार्टिकल स्टेट्स के लिए हैं ये 4 कॉलम आ रहा है। तो जीआई की वैल्यू आप स्टेट आपको बताया था मैंने, तो जीआई अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो जीआई वैल्यू 4 है और एनआई वैल्यू आप चेक करें तो एनआई वैल्यू 2 है। यहाँ पे जीआई पावर एनआई अभी भी एप्लीकेबल है, तो 4 पावर 2 दैट इज 16। कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं, कितनी मैक्रोस्टेट हैं वो आपको यहाँ पे नंबर कंफर्म हो गया। अब किसी पर्टिकुलर एनर्जी के लिए कितनी माइक्रोस्टेट है वो ओमेगा ई कॉलम और उसका प्रोबेबिलिटी पी आई आपको यहाँ टेबल में। तो फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम में डिजेनरेसी इंक्लूड हुआ है, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो सिमिलर अप्रोच सेकंड पार्ट के लिए ट्राई करना है। वो आपको एमबी से जब वो साइंसिंग पे जा रहे हैं तो अप्रोच आपको हिंट किया है कि जितनी एक्सचेंज वाली पॉसिबिलिटीज है वो हट जाएंगी, तो यहाँ पे पार्टिकल को सेम नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप कंपेयर करें एमबी के लिए, एमबी से रेफरेंस लेके वो साइंसिंग के लिए एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ से डिक्रीज है, इसको 1 टाइम काउंट करेंगे, इसको 1 टाइम काउंट करेंगे, इस पार्ट को 1 टाइम काउंट करेंगे, ऐसे इस पार्ट को 1 टाइम काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 टाइम काउंट करेंगे और इसको 1 टाइम काउंट करेंगे। तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, इसमें नंबर 2 बन जाएगा, इसमें नंबर 2 बन गया, इसमें नंबर 3 बनेगा। तो ये 4 और 3 7 और 3 10 टोटल माइक्रोस्टेट्स आ रही होंगी अगर किसी ने ट्राई किया हो। यस सर 15 आ रही है, कितनी आ रही हैं? 10 आ रही है। 10 आ रहे मैंने हैं। बताया 10 आ रही होंगी। यस सर 10 आ रही है। कैसे 10 है वो मैं आगे अभी थिंक कर रहा हूँ। एमबी स्टैटिस्टिक्स के लिए जो एक्सचेंज वाली पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि बोथ पार्टिकल को सेम नोटेशन से आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्सचेंज वाली पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड होने से जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं वो एमबी के रेस्पेक्ट में वो साइंसिंग में लेस नंबर में आएंगे।
ये जीरो एनर्जी, ये एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, सिस्टम के लिए एनर्जी EI, ओमेगा I, एंड लास्ट कॉलम PI, रेशियो ऑफ ओमेगा I टू टोटल माइक्रोस्टेट ओमेगा। बोथ पार्टिकल सेम नोटेशन से रिप्रेजेंट किए। तो ये जीरो एनर्जी की जो पहले 4 माइक्रोस्टेट्स आ रही थी वो की बार 3 माइक्रोस्टेट हो। मैंने आपको ये हिंट किया कि ये वन टाइम काउंट करना है। 1 पार्टिकल जीरो में 1 पार्टिकल एप्सिलॉन, ये आपको एक्सचेंज वाली पॉसिबिलिटी वन टाइम काउंट करना था। 1 पार्टिकल जीरो एनर्जी की सेकंड स्टेट में हो सकता है, 1 पार्टिकल एप्सिलॉन में हो सकता है। तो आप यहाँ पे फिर से चेक करिए, ये वन टाइम काउंट करना, ये वन टाइम, तो 4 थी, फिर आप काउंट करेंगे फिर 2 में कन्वर्ट, सिस्टम की एनर्जी एप्सिलॉन में। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 1 पार्टिकल जीरो की फर्स्ट स्टेट में, 1 पार्टिकल 2 एप्सिलॉन, 1 पार्टिकल जीरो एनर्जी की अनदर स्टेट में, 1 पार्टिकल 2 एप्सिलॉन में, और बोथ पार्टिकल एप्सिलॉन में। तो पहले 5 माइक्रोस्टेट थी, अब की बार 2 एप्सिलॉन की 3 माइक्रोस्टेट है। जीरो एनर्जी अनऑक्यूपाइड, 1 पार्टिकल एप्सिलॉन में, 1 पार्टिकल 2 एप्सिलॉन, सिस्टम का एनर्जी 3 एप्सिलॉन। जीरो एनर्जी अनऑक्यूपाइड, एप्सिलॉन अनऑक्यूपाइड, बोथ पार्टिकल 2 एप्सिलॉन, सिस्टम का एनर्जी 4 एप्सिलॉन। ये नंबर को ऐड करेंगे, 2, 3, 5, 2, 7 और 3, 10। ये 3/10, 2/10, 3/10, 1/10 और 1/10। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 5 है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आपको कॉलम ऐड करके हिंट कर दिया, नंबर को ऐड करके 10 है। एक और अप्रोच जो फॉर्मूले से मैंने आपको हिंट किया था, अगर आप करेक्टली स्टेट्स को काउंट कर ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला GI NI प्लस GI माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई NI फैक्टोरियल GI माइनस 1 फैक्टोरियल। NI वैल्यू 2 है और GI आपको यहाँ पे 4 कॉलम्स बताए हुए हैं, ये 4 कॉलम्स, तो GI वैल्यू 4 है, तो 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये 2 4 को 2 टाइम एडजस्ट करेगा और 5 × 2 10 बच जाएगा। चाहे आप लाइक दिस ऐसे फाइंड कर लें या इस एक्सप्रेशन से टोटल माइक्रोस्टेट आप फाइंड कर लें। जब आप फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे तो पार्टिकल्स को आपको, ये मैंने हिंट किया कि विदाउट स्पिन आपको मैक्सिमम 1 पार्टिकल इन ईच स्टेट। क्वांटम मैकेनिक्स से पॉइंट रिकॉल हो रहा होगा सभी को, और ये भी रिकॉल हो रहा होगा कि एनर्जी स्टेट पे रेस्ट्रिक्शन है, डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन, एनर्जी लेवल पे डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पॉइंट रिकॉल हो रहा है सभी को? नहीं, आइडेंटिकल पार्टिकल में स्टेटमेंट नोट कराया और बोला भी होगा। तो कभी आप यहाँ पे डाउट क्रिएट करें कि सर जीरो एनर्जी में बहुत पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जीरो एनर्जी की ये स्टेट में पॉलीआर्स प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, इस स्टेट में वायलेट हो रहा है, इस सिचुएशन में, बट इसमें वायलेट नहीं हो रहा, ये अलाउड है। आप चेक कर लीजिए डिफरेंट स्टेट्स में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 पार्टिकल जीरो एनर्जी की एक स्टेट में, 1 पार्टिकल जीरो एनर्जी के अनदर स्टेट में, एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन अनऑक्यूपाइड। चेक कर लीजिए, बोथ पार्टिकल डिफरेंट एनर्जी स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. 1 पार्टिकल जीरो एनर्जी स्टेट में, 1 पार्टिकल एप्सिलॉन, 1 पार्टिकल जीरो की अनदर स्टेट में, 1 पार्टिकल एप्सिलॉन, 1 पार्टिकल जीरो एनर्जी की फर्स्ट स्टेट में, 1 पार्टिकल 2 एप्सिलॉन, 1 पार्टिकल जीरो एनर्जी के अनदर स्टेट में, 1 पार्टिकल 2 एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन, ये 2 एप्सिलॉन। जो वहाँ पे भी आपने बोथ पार्टिकल के नोटेशन स्टेट के लिए यूज किए हैं वो एक्सक्लूड कर देना है, बाकी प्रेजेंट रहेंगे। 1 पार्टिकल एप्सिलॉन में, 1 पार्टिकल 2 एप्सिलॉन में, सिस्टम का एनर्जी 3 एप्सिलॉन। भी नंबर को आप चेक कर लीजिए, 6 आ रहा है, ऐड करेंगे तो 1/6, 2/6, 2/6 एंड 1/6। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ये 4 है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो टेबल से आपको कंफर्म हो गया, एक्सप्रेशन से आप फाइंड करेंगे तो GI CNI आपको बताया विदाउट स्पिन। GI वैल्यू 4 है और NI वैल्यू 2 है। 4C2 आप सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टोरियल 4, इसको आप नोट कर सकते हैं, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 - 2 फैक्टोरियल, तो ये 6 में कन्वर्ट होगा। तो चाहे जैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में आपको टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 3 पार्ट थे और इंडिविजुअल स्टेटिस्टिक्स में जो पार्ट थे वो आपको यहाँ पे हिंट हो गए। ये जो मैंने आपको 4-5 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं माइक्रोस्टेट के रिगार्डिंग, ये सभी को क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको माइक्रोस्टेट क्लियर है तो आगे कंसेप्ट, जब आप पार्टीशन फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ेंगे कैनोनिकल एंसेंबल में, तो फिर से ये रिपीटिशन होगा लीज स्टेट्स का ही। तो मैं फिर से डिस्कस ना करके आपको जस्ट ये टर्म, ये जो कॉलम है EI, ये कॉलम EI, और ये हो सकता है वहाँ पे कोई और नोटेशन बन जाए, बट आप चेक कर सकते हैं
एक डिजेंडेसी तो सिस्टम इसमें प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में सिंगल पार्टिकल के लिए डिजेंडेसी है। आप चेक कर लीजिए इस स्टेटमेंट को, जीरो एनर्जी किसके लिए रेफरेंस किया है, जब इन एनर्जी लेवल में वन पार्टिकल ले रहे हैं। ये सिस्टम की डिजेंडेसी नहीं है, ये सिस्टम की एनर्जी नहीं है, ये पार्टिकल की एनर्जी है, जिसको मैंने सिंगल पार्टिकल एनर्जी वर्ड पहले नोट कराया है, इसमें नोट नहीं कराया, बट आपको सभी को क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करिए लोएस्ट एनर्जी लेवल, सिस्टम का नहीं है, सिंगल पार्टिकल का लोएस्ट एनर्जी लेवल डब्ल्यू डिजेंडेट है। बट अब आप यहाँ पे चेक करें सिस्टम की एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग डिजेंडेसी क्या है, वो दीज टू कॉलम्स बताएं। जीरो एनर्जी जो है माइक्रोस्टेट ले रहे थे, ये माइक्रोस्टेट सेम एनर्जी के लिए है, तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स विद सेम एनर्जी फोल्ड ऑफ डिजेंडेसी भी तो बताएगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा सभी को। ये सिस्टम की एनर्जी 0 4 फोल्ड डिजेनरेट है, जो पार्टिकल के लिए 2 फोल्ड डिजेनरेट थी। सिस्टम की एनर्जी एप्सिलॉन 4 फोल्ड डिजेनरेट है, जो सिंगल पार्टिकल के लिए नॉन डिजेनरेट थी। 2 एप्सिलॉन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 5 फोल्ड डिजेनरेट है। तो ये जो दीज टू कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी जब आप पार्टीशन फंक्शन कैनोनिकल एंसेंबल में फाइंड करेंगे। तो ये माइक्रोस्टेट जितना अच्छे से आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा उतना ही इजीली आप पार्टीशन फंक्शन सॉल्व कर पाएंगे। तो EI और ओमेगा ई जो यहाँ पे कॉलम है वो माइक्रोस्टेट वाला कॉलम पार्टीशन फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होगा। हो सकता है दैट टाइम पे ये नोटेशन किसी और नोटेशन में कन्वर्ट हो जाए, बट रिक्वायरमेंट होगी आपको दीज टू पार्टीशन फंक्शन के टाइम। प्रॉब्लम नोट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने टू स्टेट सिस्टम की प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन हिंट किया था, और ये आपको दैट टाइम पे हिंट किया कि किसी भी टू स्टेट सिस्टम के लिए करेक्ट होगा। मैथमेटिकल फिजिक्स में हो सकता है आप ये सेम प्रॉब्लम सॉल्व करें या सॉल्व किए होंगे अगर प्रोबेबिलिटी डिस्कस हुआ है। इन वन डायमेंशन ये रैंडम वॉकर, देखो रैंडम वॉक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सिलेबस में है जो मैंने डिस्कस नहीं किया अभी। और जब आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तो रैंडम वॉक के कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में मैथमेटिकल फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो रैंडम वॉक में कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, ओनली प्रोबेबिलिटी और एवरेजेस आपको फाइंड करने होंगे। तो इस प्रॉब्लम का एक बार स्टेटमेंट नोट कर लें और आप उसमें चेक करेंगे कि रैंडम वॉक का क्या पार्ट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकता है सॉल्व करने के। इन वन डायमेंशन ये रैंडम वॉकर टेक्स ए स्टेप विद इक्वल प्रोबेबिलिटी to the left or right. What is the probability that the walker returns to the starting point after 4 steps? यहाँ पे वन डायमेंशन हिंट किया हुआ है। वन डायमेंशन में अगर आप थोड़ा विजुलाइज करें, आप जहाँ पे हैं आप ओनली सपोज अपने फेस के सामने जो भी आपका आप डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं उसको सपोज एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, और अपने फेस के अलोंग मतलब फेस के सामने जो भी वाल्स होगी उस वाल्स की तरफ जा सकते हैं और उससे वाल से वापस आ सकते हैं, और उसके परपेंडिकुलर नहीं जाना है, ठीक है, और जंप नहीं करना है, ओनली आपको स्टेप्स फॉलो करना है। तो वो मोशन वन डायमेंशन मोशन होगा। और वन डायमेंशन मोशन में अब आप अपनी चॉइस से आप जिस पोजीशन पे हैं उस, ठीक है, अगर अपना फेस चेंज कर दें, अब आप जहाँ पहले आप जो पॉइंट थिंक किए थे, जो वाल्स थिंक किए थे, अपना फेस उससे 90 डिग्री पे कर दीजिए। तो अब आप जब चेक करेंगे तो अगर उस वाल्स की तरफ जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका वो लाइट लेफ्ट हैंड पे वाल्स दिखाई दे आपको, अब 90 डिग्री पे फिर अनदर साइड टर्न करते तो हो सकता है कि वो आपको राइट पे दिखाई दे। बट कोई एक ही पार्ट आपको पहले कंसीडर कर लेना। मैं आपको ये थिंक कर दिया कि आप इस पोजीशन पे हैं, इधर एक वाल है और इधर एक वाल है, तो आप जस्ट इस लाइन के लॉन्ग जा सकते हैं, इस लाइन के लॉन्ग। तो ये वन डायमेंशन मोशन होगा। बट रैंडम वॉक वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे रैंडमली स्टेप फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इधर ही जाना है कि 4 स्टेप्स इधर ही लेने हैं, वो चॉइस है लेफ्ट और राइट कहीं भी आप जा सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन मैंने कंसीडर कर दिया। अब टोटल 4 स्टेप्स लेने हैं और 4 स्टेप्स लाइक दिस लेने हैं कि जहाँ से स्टार्ट रैंडम वॉकर स्टार्ट कर रहा है कोई मोशन को, वो रिटर्न करे उसी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को मैंने इनिशियल पोजीशन लिया। अब इसके डिफरेंट भी हो सकते थे, ये वन स्टेप फॉलो किया, इसको मैंने राइट कंसीडर कर लिया, और इस साइड वाले स्टेप को मैंने लेफ्ट कंसीडर किया। तो ये वन स्टेप यहाँ पे मैंने फॉलो कर दिया। अब पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि फिर से वो वन स्टेप कवर कर लेता राइट में, तो ये 2 स्टेप फॉलो हो गए। बट अगर फिर से आप राइट में फॉलो करेंगे तो आप 4 स्टेप्स फॉलो करके इस पॉइंट पे नहीं आ सकते। ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ सर। अब वापस उसी पोजीशन पे आना है, तो पहले तो मैंने 2 स्टेप्स राइट में फॉलो किए, अब 2 स्टेप्स लेफ्ट में फॉलो करेंगे तो आप स्टार्टिंग पोजीशन पे आ सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बन गई। नेक्स्ट लाइक दिस भी हो सकता था, तो फिर से मैंने इनिशियल पोजीशन को कंसीडर किया कि 1, ये मैंने इसको 3rd लिखा यहाँ पे, 3rd और ये 4th। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि पहले आप लेफ्ट फॉलो कर लेते, 2 स्टेप्स लेफ्ट चले जाते और फिर
2 स्टेप्स राइट फॉलो करते हैं। तो इससे आप इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे जो आपको यहाँ पे शो किया है। पहले राइट फॉलो किए हैं, फिर लेफ्ट स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि रैंडम वॉकर कोई 1 स्टेप लेफ्ट में राइट में फॉलो करता है और फिर से 1 स्टेप लेफ्ट में फॉलो कर लेता है, फिर से 1 स्टेप वो लेफ्ट में फॉलो करता है और 1 स्टेप वो राइट में फॉलो करता है। पॉसिबिलिटी है अभी भी, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी कि पहले आपको राइट ही जाना है। हो सकता है आप पहले लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, 2 स्टेप राइट चल लें, बट आप ऑल सिचुएशंस जो भी यहाँ पे सब कंसीडर करेंगे तो 4 स्टेप्स फॉलो करके स्टार्टिंग पॉइंट पे रिटर्न करने के लिए आपको इक्वल नंबर में स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये सभी को क्लियर हो गया? चाहे पहले लेफ्ट चले जाइए 1 स्टेप, चाहे 2 स्टेप लेफ्ट में चले जाइए फिर राइट में जाएं, स्टार्टिंग पोजीशन पे रिटर्न करने के लिए आपको ये कंडीशन है कि जितने स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं आउट ऑफ 4 स्टेप्स आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे रिटर्न करने के लिए, चाहे आप सक्सेसिव स्टेप्स लेफ्ट चले जाएं, चाहे सक्सेसिव राइट चले जाएं या अल्टरनेट लेफ्ट और राइट चले जाएं, इनिशियल पॉइंट पे रिटर्न करने के लिए आपको इक्वल नंबर में लेफ्ट स्टेप्स और इक्वल नंबर में राइट स्टेप्स फॉलो करने। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि नंबर ऑफ स्टेप्स टेकिंग टू राइट और नंबर ऑफ स्टेप्स टेकिंग टू लेफ्ट टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स के हाफ होने चाहिए। जो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 4 हैं, तो 4 में से आप 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे लेफ्ट और 2 स्टेप्स राइट फॉलो करेंगे, तब आप स्टार्टिंग पोजीशन पे आ सकते हैं। अब 2 स्टेट सिस्टम में आपको एक ए स्टेट और बी स्टेट पे एक प्रॉब्लम नोट कराया था। यहाँ पे स्टेट है लेफ्ट और राइट स्टेप फॉलो करने की, तो प्रोबेबिलिटी टू टेक द स्टेप राइट एंड प्रोबेबिलिटी टू टेक द स्टेप लेफ्ट इक्वल है। और जब रैंडम वॉकर जिस टाइम पे राइट स्टेप कवर करेगा उस टाइम पे सेम टाइम पे लेफ्ट स्टेप फॉलो नहीं कर सकता। इट मींस लेफ्ट और राइट स्टेप्स की जो स्टेट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो आपको यहाँ से कंफर्म हो गया कि लेफ्ट की और राइट की जो प्रोबेबिलिटी है जो इक्वल वर्ड यहाँ पे लिखा है वो हाफ होगी। और ये रिकॉल करिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स से या टोटल नंबर ऑफ स्टेट पार्टिकल्स अगर n थे उनमें से r पार्टिकल को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो फॉर्मूला यहाँ पे अभी भी एप्लीकेबल है क्योंकि 2 स्टेट सिस्टम है अभी भी। एक स्टेट लेफ्ट स्टेप के लिए और एक स्टेट राइट स्टेप के लिए। तो आउट ऑफ n स्टेप्स प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी टू टेक nr स्टेप्स टू राइट, चाहे राइट की फाइंड कर लें चाहे लेफ्ट की फाइंड कर लें, आउट ऑफ n स्टेप्स। तो आप कंपेयर करिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट टाइम पे हिंट किए थे एक मैक्रोस्टेट के लिए, और उनमें से r पार्टिकल्स एक दीज 2 स्टेट में से किसी एक स्टेट में आपने सेलेक्ट किए, उस पर्टिकुलर स्टेट की प्रोबेबिलिटी का पावर r और अनदर स्टेट की प्रोबेबिलिटी का पावर n-r। ये आपको फॉर्मूला अनइक्वल प्रोबेबिलिटी के लिए बताया। अब यहाँ पे ये जो नोटेशंस हैं वो आपको कंफर्म हो गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स n से आपको nr स्टेप्स फॉलो करने, और राइट के लिए अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो राइट की प्रोबेबिलिटी nr पावर नोट करेंगे और लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी का पावर n माइनस nr नोट करेंगे। अब यहाँ पे n और nr और pr pl की वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। 4 स्टेप्स थे, 4 में से 2 स्टेप्स आप राइट अगर फॉलो कर दें तो 2 स्टेप्स ऑटोमेटिकली लेफ्ट जाएंगे। तो 1/2 पावर 2 1/2 पावर 4 माइनस 2। तो आप कंपेयर कर सकते हैं 4c2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4। 4 में से 2 स्टेप राइट लेने के कितने पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको हिंट किया है। आप चेक कर लीजिए 4c2 भी आपने फाइंड किया यहाँ पे 6 और 2 पावर 4 16। क्लियर हो गया? चाहे जिस फॉर्म से आप फाइंड करें इक्वल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। मैंने अनइक्वल वाला यूज किया क्योंकि हो सकता है कि कभी आपको लाइक दिस किया हो कि अनइक्वल हो। अगर इक्वल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यही पार्ट आपको बताया था NCR 1/2 पावर n, और यही पार्ट NCR डिवाइडेड बाई 2 पावर n बताया। तो 2 स्टेट सिस्टम के लिए n क्या है r क्या है वो आप यहाँ पे करके रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये आप डायरेक्टली कर सकते थे। क्लियर हो गया? जी सर। देखो जब नंबर ऑफ स्टेप्स स्मॉल होंगे तब तो आप ये चेक भी कर सकते हैं कि पहले इधर गए फिर इधर गए तो कितनी स्टेप्स फॉलो करने के वेज हैं, कितने टोटल स्टेप्स फॉलो करने के वेज हैं, उनसे आप रेशियो निकाल सकते हैं। बट अगर ये 100 स्टेप्स भी हो जाए इस फॉर्मूले से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक करें रैंडम वॉकर से जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि 2 स्टेट्स यहाँ पे किस पार्ट के लिए हैं, एक लेफ्ट स्टेप फॉलो करने के लिए और राइट स्टेप फॉलो करने, बाकी और कोई और नहीं था। प्रोबेबिलिटी में आप डिफरेंट पार्ट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम पेज नंबर 40 प्रॉब्लम नंबर 13 पेज नंबर 40 प्रॉब्लम नंबर 13 स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। सिमिलर एक्सप्रेशन रहेगा अभी भी ये 1 डायमेंशनल रैंडम वॉकर का प्रॉब्लम। ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं और रैंडम वॉकर फिर से ओरिजिन पे रिटर्न कर जाए तो कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो आपको भी मैंने हिंट किया। यहाँ पे इक्वल नंबर में आपको लेफ्ट और राइट जाना है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स n दिए हुए हैं तो आपको n/2 स्टेप्स राइट फॉलो करने पड़ेंगे और n/2 स्टेप्स लेफ्ट फॉलो करने पड़ेंगे। तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के स्टेप फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर दीजिए।
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n by 2 फैक्टोरियल n माइनस n by 2 फैक्टोरियल 1 by 2 पावर n। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यूज किया इक्वल प्रोबेबिलिटी के केस में, पहले बताया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनेगा। पेज नंबर 40 प्रॉब्लम नंबर 11, पेज नंबर 40 प्रॉब्लम नंबर 12। द टोटल नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स ऑफ कैपिटल एन नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स ऑफ स्पिन हाफ। ये आपको क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेटमेंट नोट रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्पिन स्टेट फॉर ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल एन स्पिन एस पार्टिकल्स बताया है। यहाँ पे स्पिन, अगर सिस्टम में एन स्पिन एस पार्टिकल्स हैं तो आप स्पिन स्टेट्स भी यहाँ पे माइक्रो स्टेट्स बनेंगे। द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स और ब्रैकेट में आप नोट कर देंगे स्पिन स्टेट्स। सर ऑप्शन ए। और ए सिस्टम consisting of n identical, ये नॉन आइडेंटिकल के लिए भी क्वांटम बताया हुआ है मैंने, स्पिन एस पार्टिकल्स। मैंने फिर से वो सेम स्टेटमेंट नोट कर दिया, 2s + 1 पावर n ये बताया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में स्पिन हाफ दिया हुआ है, तो ये माइक्रो स्टेट्स आप फाइंड कर सकते हैं, 2 पावर n बन जाए। फर्स्ट ऑप्शन। सेम पेज पे प्रॉब्लम नंबर 12, द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस of 10 rigid diatomic molecules। तो आपको डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस डिस्कस किया था। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो ट्वाइस f डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस होगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए अगर n पार्टिकल्स हैं सिस्टम में तो इंडिविजुअल पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेट करके बताया। ये थर्मोडायनामिक्स में इक्विपार्टीशन थ्योरम के टाइम पे किया हुआ है, जो आगे भी एप्लीकेबल होगा। अगर आप n पार्टिकल्स ले रहे हैं और इंडिविजुअल पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम f1 है नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के। अब आप चेक करिए यहाँ पे F1 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये सिस्टम के लिए है, और यहाँ पे F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल स्टेटमेंट में मेंशन क्या है, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मैंने इक्विपार्टीशन थ्योरम के टाइम पे जब स्पेसिफिक हीट एवरेज एनर्जी पे क्वेश्चंस कराए दैट टाइम पे हिंट किया है। डायटोमिक मॉलिक्यूल में 3 ट्रांसलेशन का होगा, 2 रोटेशन का, वाइब्रेशन 0, ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम जो f है, सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 50। और डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस आपको हिंट किया था ट्वाइस f, ये 100 बनेगा। डी ऑप्शन। अगर यहाँ से रिजिड बट हटा दें तब डायमेंशन कितना बनेगा, 6। अगर रिजिड बट हटा दें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते तो 1 डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता, तो सिस्टम के लिए 60 हो जाता, और डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस 120 हो जाता। तो अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना आता है तो डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस, तो फेज स्पेस के लिए माइक्रोस्टेट का कैलकुलेशन डिस्कस किया है, दैट टाइम पे आपको एक हिंट किया हुआ है। जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतना ही फेज पोजीशन स्पेस का डायमेंशन होगा, उतना ही मोमेंटम स्पेस का डायमेंशन होगा, फेज स्पेस का डायमेंशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का ट्वाइस होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 41, प्रॉब्लम नंबर 23। स्टेटमेंट रीड करिए, ट्राई करिए। पेज नंबर 41 प्रॉब्लम नंबर 23। A system has energy level E0, 2E0, 3E0, where the excited states are triply degenerate। तो जब डिजेनेसी का हिंट का होगा तब आपको डिजेनेसी इंक्लूड करना है। बाकी अगर डिजेनेसी नहीं दिया है, जैसे इसमें इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करें तो ग्राउंड स्टेट का डिजेनेसी नहीं दिया, और जब नहीं दिया तो उसको नॉन डिजेनरेट कंसीडर करें। A system has energy level E0, 2E0, 3E0, where the excited states are triply degenerate। 4 non-interacting bosons are placed in this system। If the total energy of these bosons is 5E0, the number of microstates। पहले तो आप यहाँ पे चेक करें, ये इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए एनर्जीज दी हुई हैं, E0, 2E0, 3E0, और भी हायर एनर्जीज हैं अप टू इनफाइनाइट।
अब these एनर्जीज में पार्टिकल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, 4 पार्टिकल्स को, 4 नॉन इंटरेक्टिंग बोसॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो सिस्टम का एनर्जी है वो 5e0 बन जाए। स्टेटमेंट में रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि वो 5e0 एनर्जी बनना चाहिए सिस्टम का, और 5e0 कब बनेगा वो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि 3 बोसॉन्स आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें और 1 बोसॉन्स आप 2e0 में डिस्ट्रीब्यूट करें। E0 वाली एनर्जी में 3 बोसॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और 2e0 में 1 बोसॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये ओनली दीज टू एनर्जीज इन्वॉल्व हुई सिस्टम की इस एनर्जी की कॉस्ट में। ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, जी sir. सर। बाकी अनऑक्यूपाइड रहेंगे। तो मैंने ये E0 और ट्वाइस E0 यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब जो मैंने मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग करना हो तो आप लाइक दिस कर सकते हैं, E0 और ट्वाइस E0। अब ट्वाइस E0 प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ट्रिपली डीजनरेट है। सिस्टम का एनर्जी जो EI आपको बताया था और इस एनर्जी का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, बोथ ये जो 4 बोसॉन्स हैं आपको सेम नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है। इस तरह से भी कर सकते थे और लाइक दिस भी आप कर सकते हैं। तो अगर जो मैंने मेथड बताया उस तरह से करना है तो ये 3 बोसॉन्स सेम नोटेशन से मैंने रिप्रेजेंट किए जो E0 में फिल किए, और 1 बोसॉन को आपको ट्वाइस E0 में फिल करना है। तो ट्वाइस E0 की फर्स्ट स्टेट में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, चेक कर सकते हैं इससे कंडीशन 3e0 और इससे कंडीशन ट्वाइस 0, सिस्टम का एनर्जी 5e0 बन गया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 3 बोसॉन E0 में है और 1 बोसॉन ट्वाइस A0 की अनदर स्टेट में है, सेकंड स्टेट। 3 बोसॉन E0 में और 1 बोसॉन ट्वाइस E0 की थर्ड स्टेट में है। तो आप चेक कर लीजिए दीज पॉसिबिलिटीज के लिए सिस्टम का एनर्जी 5e0 है और ये 3 पॉसिबिलिटीज। ये पार्ट आप लाइक दिस भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। आपको काउंट करना है जैसे आपको इजी रहे ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। जितनी डिजेनरेट कोड ऑफ डिजेनेसी उतने ही आप स्टेट्स को वहां पे थिंक कर लीजिए। पर इसमें तो आगे भी दी हुई है ना कि अगली स्टेट्स भी डीजनरेट कौन पूछ है। रहा है? नीरज आप ना तो सुनते हो ध्यान से ना पढ़ते हो। जो आप आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो 1 मिनट नहीं हुआ, उसका रीजन अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, बाकी कैंडिडेट से पूछ लीजिए। मैंने बाकी एनर्जी क्यों नहीं ली मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, नहीं बताइए आप लोग। हाँ सर। Yes. देखिए मुझे रीजन नहीं समझ में आता कि डाउट क्यों आता है। मैंने ये एनर्जी सिस्टम का 5e0 कैसे बनेगा वो पहले एक्सप्लेन किया, फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिया। जब एनर्जी का कोई कंडीशन नहीं है तो इसको इन्वॉल्व करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब इन्हें फिल ही नहीं करना है, ओनली दीज टू एनर्जीज में पार्टिकल्स फिल कर रहे हैं, उसको मैंने इंक्लूड कर लिया। अब चाहे यहाँ पे कितनी एनर्जीज आप हायर में इंक्लूड कर लो, जब ये अनऑक्यूपाइड रहेंगे तो इनका कोई कंडीशन रहेगा। ये पॉसिबिलिटी को मैंने टेबल में शो किया। जब इनमें कोई पार्टिकल ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो आप इसे कॉलम इंक्रीज करके टेबल का साइज इंक्रीज करेंगे, बाकी माइक्रोस्टेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ना। माइक्रोस्टेट में तो वो स्टेट कंट्रीब्यूट करेगी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जब 3-0 से हायर एनर्जी वाली स्टेट्स में आप अगर कोई भी एक पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो सिस्टम का 5 एनर्जी बनेगा ही नहीं। तो चाहे ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, काउंटिंग करेंगे 3 है, चाहे आप ऐसे आप उसको काउंट कर लीजिए जो मेथड मैंने बताया, जो इजी लगे उसको काउंट कर लीजिए। तो माइक्रोस्टेट्स आपको यहाँ पे पता चल गई 3 हैं, जो बी ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 49, प्रॉब्लम नंबर 27। पेज नंबर 49, प्रॉब्लम नंबर 27। substance. आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन किया है नंबर ऑफ वेज में आपको माइक्रोस्टेट डिफाइन करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 11 इंडिस्टिंग्विशेबल बोसॉन्स। तो आपको यहाँ पे ni वैल्यू 11 स्टेटमेंट में है इन 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल। अगर डिजेनेसी नहीं दिया है तो लेवल जितने लेवल हैं वो नॉन डिजेनेट काउंट करेंगे और वही स्टेट का नंबर बन जाएगा। तो ni वैल्यू 11 दिया है, gi वैल्यू 3 दिया है, और बोसॉन के लिए आपको माइक्रोस्टेट के लिए फॉर्मूला आपको हिंट किया है ni प्लस gi माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल gi माइनस 1 फैक्टोरियल। टोटल माइक्रोस्टेट यहाँ पे पूछिए। तो 11 प्लस 3
14 और 14 में से 1 डिफरेंस किया तो 13 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में रहेगा, 11 फैक्टोरियल नंबर ऑफ पार्टिकल वाले पार्ट से, और जब GI -1 करेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लेक्चर का टाइम 2 to 4 था। हाँ सर। मैं स्लाइड शो कर देता हूँ, बाकी ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर एक बार 14 स्लाइड दिखाना। सर मुझसे एक डाउट पूछना था कि भाई अगर कहीं पे मेंशन हुआ कि भाई एनर्जी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना सब एनर्जी रहेगी, फिर से बोलिए। अगर सर कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि भाई आपने एनर्जी के अकॉर्डिंग डिवीजन करनी है, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए, यहाँ एनर्जी का ना तो सिंगल पार्टिकल के लिए एनर्जी का रेफरेंस दिया है और ना ही माइक्रोस्टेट में ये मेंशन किया कि इस एनर्जी की माइक्रोस्टेट फाइंड करनी है, तो हमें टोटल माइक्रोस्टेट निकालनी है और टोटल माइक्रोस्टेट के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेट्स चाहिए और नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो चाहिए। बट लास्ट प्रॉब्लम में चेक करिए, अगर आपको यहाँ से पूछा होता नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 4 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने का इन स्टेट्स में, तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये नंबर ही सिंगल पार्टिकल के लिए जो एनर्जीज हैं वही इनफाइनाइट दी हुई है, तो ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट माइक्रोस्टेट्स आई। या तो आपको ये मेंशन कर दे कि 10 E0 तक है, 10 E0 तक है, तो आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा ये कितनी स्टेट्स बन रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिजनरेसी भी है। अगर वो नंबर आपने काउंट कर दिया यहाँ से लेके 10 E0 तक तो ट्रिपली डिजनरेट है, वो 3 टाइम्स कर देंगे और ये 1 ऐड कर देंगे, तो GI वैल्यू पता चल गई। अगर क्वेश्चन में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि 5 E0 की कितनी माइक्रोस्टेट है, तो मैं चेक ही नहीं करना था 5 E0 बनेगा कि नहीं, हम थिंक करते हैं कि इसमें सारे बोजॉन फिल कर दें, इसमें सारे बोजॉन फिल कर दें, इसमें सारे बोजॉन फिल कर दें, फिर 4 में से 3 यहाँ पे आ जाए, 1 यहाँ पे आ जाए, ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज काउंट करके तब निकालते जो हमारा फॉर्मूले से कैलकुलेट हुआ। बट यहाँ क्योंकि एनर्जी के लिए पूछा है, तो जो कॉलम मैंने अब से पहले इन क्वेश्चंस के लिए आपको हिंट किए हैं, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए पूछा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 एप्सिलॉन की 3 है, तो बाकी टेबल की जरूरत ही नहीं थी हमें अगर इसके लिए पूछा जाए। तो हम ये चेक करेंगे कि 2 एप्सिलॉन कब बनेगा, 2 एप्सिलॉन बनाने के लिए आप चेक करिए 2 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1 पार्टिकल 0 में चला जाए और 1 पार्टिकल 2 एप्सिलॉन में चला जाए, या दोनों पार्टिकल एप्सिलॉन में आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे चेक करिए। ओके सर, आगे समझ। और पूछना है किसी को? सर मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे है। बताइए सर। एक्चुअली कभी कभी ना सर आपके साथ जो है ना हम स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते, तो थोड़ा सर कभी कभी मतलब ऐसा लगता है ना कि हम बहुत मतलब तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा सर होता है, मतलब महसूस हो जाती है, तो इसलिए सर थोड़ा से। आज किस टॉपिक पे, आज किस टाइम हुआ ये बताइए। सर स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन करा रहे थे तो उसमें थोड़ा सा हुआ था। मैं अगर लास्ट 2 बैचेस को कंपेयर करूं तो मेरी स्पीड 50% हुई है सर, लेकिन ठीक है सर। फिर मैं बता रहा हूँ, ये जब से ऑनलाइन पढ़ाने लगा हूँ और मैं ऑनलाइन पढ़ाने में कंफर्टेबल नहीं होता इसी वजह से। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बतानी पड़ती हैं जो यूजलेस है, बहुत सारा पॉइंट नोट करना पड़ता है जिससे किसी का कोई स्किप ना हो जाए। पढ़ाने का सही वे क्या है, जिस लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा नेगेटिव नहीं लीजिए, मैं करेक्ट वे बताता हूँ, ठीक है। एक मैं फैक्ट बताता हूँ पहले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आप एक बताइए, आपके 5 फ्रेंड हैं, ठीक है, और ये थिंक करिए आप लोग 10th लेवल से हैं साथ में, और 10th लेवल पे आप अपने फ्रेंड को चीटिंग करा देते एग्जाम में, ठीक है। उस फ्रेंड को देखिए और बाकी फ्रेंड को आप कोई क्वेश्चन नहीं बताते और पढ़ने के टाइम पे उनको बोलते कि भाई अपना पढ़ना है जैसे पढ़ना है। तो जिस फ्रेंड को आपने चीटिंग कराई, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो पीजी लेवल तक आपके साथ पढ़ पाता? नहीं। तो आप चीटिंग करा के आप उसका फायदा किए नुकसान किए बताइए। सर बहुत नुकसान किए, बोलिए। यस सर बहुत करेक्ट वे किया था कि आपको जो आगे उसके फ्यूचर के लिए करेक्ट वे है उसको फॉलो करना था। अगर सही मायने में आप फ्रेंड थे तो आपने फ्रेंडशिप दिखाई, बाकी 4 के लिए जिनको आपने एक बार मना कर दिया था,
यस नहीं, सर। मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद से पढ़ना है और एग्जाम में मैं एक क्वेश्चन का भी हल नहीं करने का। जी सर, जी सर। जिसके साथ आपने चीटिंग की उसको उस टाइम पे उसको लगा होगा कि बेनिफिट कर दिया, मगर उसका आपने Yes. फ्यूचर खराब कर दिया। यस सर, ये रियलाइज होता है? यस सर। तो आप ये बताइए, पीजी लेवल पे अगर आप हैं, ठीक है, यस और यस सर। नेशनल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो जो कोचिंग का अप्रोच मतलब तरीका बन गया पढ़ाने का, वो तरीका नहीं है। हम्म। हम तो एमएससी का बीएससी का क्लासरूम वाला मेथड अपना रहे हैं ना अभी। यस सर, यस सर। हम एग्जाम के लिए तो हमारे टाइम नहीं है अगर हम ये सब चीज को फॉलो करने लगे, मगर अगर हम सारा तरीका क्लासरूम वाली टीचिंग पे चले जाएंगे जो पीजी और यूजी लेवल का है, तो हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं आने का, यस नहीं आने का। तो Yes, sir. एक्चुअल में हम कोचिंग का लॉस करेंगे टीचर होने के नाते, या नहीं करेंगे? जी सर। हम स्टूडेंट का भी लॉस करेंगे, क्योंकि हम पढ़ा तो रहे थे गेट की प्रिपरेशन के लिए, मगर हमने क्या पढ़ाया? बताइए कि हमने पढ़ाया उसका उस तरह का? नहीं पढ़ाया। जब तक सर। जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम के लिए हम सही तरीका ना बताएं, तो सही Yes, मानने sir. में हम तैयारी नहीं कर रहे। और सही तरीका क्या है? ठीक है, मैं बहुत एक रियल एग्जांपल देता हूँ, बहुत ईजी एग्जांपल। मैं पहले भी बहुत एग्जांपल दिया हूँ। अगर आप Yes. क्रिकेट देखते हो, ठीक है, क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट की कोचिंग देने वाला, ठीक है, यस यस सर। या जो सीखने वाला है, सीखने वाले को कम से कम इतना जरूर पता होगा कि बैट पे बॉल कहाँ लगना होता है ना, किस Yes, साइड sir. से बैट पकड़ते हैं, हैंडल कैसे पकड़ते हैं, और उसका फेस कौन सा साइड बैट बॉल पे मारना है ना। जी सर। एक ओवर में कितनी लीगल डिलीवरीज होती है ये भी पता होगा उसको। यस तो कोचिंग सीखने जाएगा, है ना। यस सर। कोई ऐसा कोचिंग लेने नहीं जाएगा जिसको ये ना पता हो कि एक ओवर में लीगल डिलीवरीज कितनी होती है। वो वहाँ पे ये नहीं पूछता कि सर लीगल डिलीवरीज कितनी है इसमें, क्यों हम 6 ही फेंक रहे हैं लीगल डिलीवरीज, ऐसा नहीं होगा ना। नहीं, उसको तो बेसिक चीजें। कोचिंग वाला क्या बताता है उसको कि आपने ये गलती की थी, आपका पैर इतना आगे नहीं जाना चाहिए था, आपका हेड की पोजीशन ही गलत थी, इसलिए आपका एज लेके आपका कैच जा रहा है कीपर के पास। ये कोचिंग है ना। जी सर। वो गलतियां जो कर रहा है कैंडिडेट, उसको एलिमिनेट करने के लिए कोचिंग दी जाती है। यस मगर यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग जो एक्चुअल में कैंडिडेट मिस्टेक कर रहा है उसको तो बताने का दूर की बात है, हम उसको ये बताना पड़ता है कि हम जो अभी बता रहे थे कि जो सीखने कोचिंग लेना है उसको ये पता था कि 6 लीगल डिलीवरीज होती हैं। ज्यादातर कैंडिडेट उसी पर डाउट क्रिएट करते हैं कि सर 6 हैं, 6 हम क्यों ले रहे हैं लीगल डिलीवरीज को। जी सर। होता है ना। इसी Yes, वजह से स्पीड की भी प्रॉब्लम लगती है, इसी वजह से कॉन्फिडेंस लूज होता है। ठीक है, हमें जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हो गए सबको लेकर चलना होता है। कई बार मुझे लगता है कि मुझे मना कर देना चाहिए बताने के लिए, मगर उस टाइम मुझे जहाँ लगता है कि मैंने थोड़ी देर के लिए रोक दिया, बोल दिया, ठीक है, मगर बाद में मैं फिर से पूछता हूँ कि किसी को डाउट है तो बता दीजिए, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे सबको साथ लेके जाना। मगर जब मैं बता रहा हूँ उसी टाइम पूछते जाएंगे तो वो क्लासरूम टीचिंग भी नहीं बना, कोचिंग भी नहीं बना, वो तो ग्रुप डिस्कशन बन गया। और डिस्कशन कभी खत्म ही नहीं होता है। आप देख लीजिए, किसी भी आसान से आसान, ठीक है, कंसेप्ट पे डिस्कशन कर लीजिए, 5 कैंडिडेट, यहाँ तो बहुत सारे कैंडिडेट हो जाएंगे। किसी नॉन से नॉन सोशल इश्यूज पे चले जाइए, एक साल तक भी खत्म नहीं होगा डिस्कशन। हाँ, ये तो नहीं होगा ना। जी सर। जी इसलिए थोड़ा रेस्ट्रिक्ट भी करना पड़ता है कि नहीं आप म्यूट रहिए, आप बीच में नहीं पूछिए, क्योंकि उससे सिलेबस भी कराना है हमें, टाइम लिमिटेशन है। यस सर। ठीक है, तो सही मायने में आप एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहे कि हमें समझ में आ रहा है, हमारा नोट्स बन गया, मगर एग्जाम की जो कंडीशंस हैं बहुत लिमिटेड कंडीशंस में आपको अपने को रखना है। होता है कि हमें स्पीड को भी मेंटेन करना है, यस सर, है ना। स्पीड मेंटेन नहीं करेंगे, आपको 100% आता हो, आपको समझ में आता हो, मगर एग्जाम में आपके स्कोर उतना नहीं बैठेगा जितना कट ऑफ के लिए चाहिए। जी सर। जी सर उसे नोट्स तो सर समझ में आ जाता, बाद में देखते हैं एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट को बताने के बाद समझ में आ जाता है, खुद से नहीं रिकॉल कर पाते, मगर एग्जाम में कौन बताए? हाँ, नहीं बताएगा ना कोई। नहीं सर हमारे मैथ्स वाले सर कहाँ गए? हमारी क्लास बहुत टाइम हो गया है। मुझसे पूछ रहे हो? मैं कैसे बता सकता हूँ सर? बहुत टाइम हो गया हमारे। तो ऑफिस वालों से पूछना, मैंने जो क्वेश्चन मुझसे पूछने का मुझसे पूछिए, जो मैनेजमेंट का बात है उसे उनको भी करना चाहिए काम। सर आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता है, ओके सर। मुझे अपने बारे में बताओगे। बाकी टीचर्स ना तो मेरे हो सकता है 6 महीने बात नहीं करता हूँ बाकी टीचर से, या वो मुझे बात नहीं करते हैं, वो भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, तो कैसे पता होगा? ओके सर। है ना। तो सही तरीका क्या है कि बाकी जो मेरे टॉपिक के अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे अच्छे से बता पाएंगे आपको रिसेप्शन वाले, मैनेजमेंट टीम। सर ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए बुक्स कौन सा अच्छा रहेगा? क्यों? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बुक को क्यों फॉलो करना चाहते हैं? मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ अपनी लाइफ का। पहले बताइए पर्पस क्या है? हाँ सर, सर हमारा तो नहीं, इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़ के आए हो। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसको करके एक्सप्लेन करने से मतलब होता है, ये नहीं पूछते कि आप कौन सी बुक पढ़े हो। और मैं आपको बताऊं, मैंने पीजी लेवल से लेके अब तक पढ़ाने तक, ठीक है, मैंने सिंगल बुक पढ़ा है क्वांटम का भी, और सिंगल ही बुक पढ़ा है मैंने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का भी। और जो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ मोर देन 70% हर बुक में मिल जाएंगे। उनके एप्लीकेशन को करना इंपॉर्टेंट है। देखो मैं सही फैक्ट बताऊं, ज्यादातर कैंडिडेट बुक्स का रीजन, इंटरव्यू की बात अलग छोड़ दीजिए, ज्यादातर बुक्स पूछने का रीजन होता है कि स्टूडेंट ये चाहते हैं कि जो एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं वो कोई बुक ऐसा बना होगा जिससे उठा के एग्जामिनर ने बना दिया। ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो मेथड पढ़े हैं, उनसे करना आना चाहिए। टाइम इतना लिमिटेड है, आप मान के चलिए हो सकता है आप सफिशिएंट टाइम हो, 10 बुक पढ़ लेंगे, क्या श्योरिटी हो 10 बुक से आप एग्जाम के 10 क्वेश्चन कर पाएं? नहीं बोलिए, नहीं है ना। तो सीखिए, ठीक है, पढ़ना जरूरी है, मगर सेम कॉन्सेप्ट कोई डिफरेंट बुक से पढ़ते रहेंगे तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कोई एक बुक से पढ़ के आप उनको अपने हैबिट में लाके उनका एप्लीकेशन सीखो। मैंने आपको बताऊं, मैंने सिर्फ आर के पथारिया पढ़ी है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, बाकी नहीं पढ़ी।
बट मैं आपको सजेस्ट करने लगूं, हो सकता है कि आपको वो डिफिकल्ट लगे। सर Steps लॉस समझने के लिए। परसेंट है ना। वो मैं स्टार्टिंग से ही बोलता रहा हूँ, क्वांटम में भी बोला था मैंने, और जब बुक आप पूछते हैं तो मुझे कंपल्सन हो जाता है कुछ बताना होता है, बट मैंने एक कॉमन सेंटेंस कई बार बोला हुआ है कि जिसको मेरे ये स्लाइड पे जो मैंने लिखा है, ठीक है, वो समझ में आता है, जो मेरे नोट्स, मेरी क्लास लेक्चर को फॉलो कर रहा है, उसको एग्जाम के क्वेश्चंस करने के लिए बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे नोट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को यूज करके मैं एग्जाम के क्वेश्चंस बाद में कराता हूँ। मैं क्वेश्चंस को लेकर कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा आपको, मैं पहले मेथड बताया, पॉइंट्स बताए, उनको फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करना बताया। तो अब तक तो आपको सबको पता चल जाना चाहिए कि जो मैंने पढ़ाया अगर उसको आप सीख ले रहे हैं तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। एग्जिट कर जाए, नेक्स्ट के लिए जुड़ना है सर, ओके सर, थैंक यू। Thank you.